औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन। अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी शुक्रिया शफीक साहब के सर। अच्छा जी, हमारी आज की डिस्कशन प्राइमरीली इस बात के ऊपर है कि थोड़ा सा आपको गाइड किया जाए कि आपको कैसे पढ़ना है, फिर ये कि क्या पढ़ना है। जो पढ़ना है हमें, वो मेरा जो है वो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी है और आपका टारगेट है, यानी सिलेबस क्या है और उसको किस तरीके की काबिलियत हमें तैयार करनी होगी ताकि जो है वो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी हमारी बातचीत होगी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे सिलेबस में क्या चीज़ है, जरा उसको देखिएगा। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? आपको स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा जी, हमारे जो सिलेबस के ऊपर आईकेप की जो हिदायत है वो ये है कि आपको टीचिंग के, यानी कि जो है वो इसको ऐसे कह दीजिए कि पहली टाइम पढ़ाई के आपको 155 टू 180 आवर्स लगाने हैं, यानी कि इन बिटवीन कहीं भी जो है वो बहरहाल आपके आवर्स लग रहे हैं तो आपने सिलेबस के साथ जो है वो जस्टिफाई किया है आपका मतलब, यानी आपकी पहली पढ़ाई और आपके टीचर की आपको डिलीवरी और जो है वो आपके साथ जो है वो मुंसलिक रहना इस सिलेबस के हवाले से। तो टीचर की जो कम से कम जो है वो डिप्यूटेशन है वो 155 आवर्स की है और जो है वो 180 आवर्स जो है वो भी एक रीजनेबल आवर्स बनते हैं। और इससे ज्यादा अगर वक्त लगाया जाए तो इसका मतलब है कि टीचर या तो स्लो है या फिर ये कि वो जो है वो महारत नहीं रखता, और 155 से कम टाइम लगाता है तो फिर जो है वो इस सिलेबस का सही से हक अदा नहीं हुआ, कितना भी माहिर हो। जाहिर बात है उससे ज्यादा माहिर तो नहीं है जिन्होंने सिलेबस बनाया या जो इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। तो फिर कहने का मकसद ये है कि कम से कम 155 आवर्स जो है वो जरूर दीजिए पहली पढ़ाई के ऊपर या टीचर की डिलीवरी के ऊपर। और 180 से ज्यादा आवर्स देना वो बहरहाल पढ़ाई के लिए तो शायद जो है वो सेहतमंद हो, मगर ये कि जो है वो इंसाफ या जस्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक जो है वो डिसबैलेंस सिचुएशन होती हुई नजर आएगी। अच्छा, अब इसके अंदर जो आप लोगों की पढ़ाई होगी टीचर की डिलीवरी के बाद, वो जो हमारा तजुर्बा है इतने सालों का, माशाल्लाह 96 से हमने पढ़ाना शुरू किया, तो कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन के ऊपर हमने जो है वो अपने आप को जो है वो डिप्यूट किया हुआ है। तो बहरहाल अभी तक मैं तो अपने आप को जो है वो टीचिंग का फील्ड का स्टूडेंट ही समझता हूँ। अभी तक शायद मैं टीचर बन पाया नहीं बन पाया, मगर ये कि बहरहाल मैं अपने आप को टीचिंग की फील्ड का स्टूडेंट ही समझता हूँ। तो इस स्टूडेंट की जो है वो ज़बानी अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपकी तरफ से जो थोड़ी कमी महसूस होती है जिसकी वजह से खुदा न खास्ता किसी का रिजल्ट रह जाता है, तो मुझे ऐसे लोग तो नहीं मिलते कि वो कहते हो कि यार हम जानबूझ के नहीं पढ़ रहे थे, या फिर ये कि हम जो है वो फेल होके देखना चाह रहे थे कि इसमें कैसा मजा आता है। सभी पढ़ते हैं, सभी टाइम लगाते हैं। किसी को कोई खुदा ना खास्ता एग्जाम के दिनों में तबीयत खराब हो जाए, कोई घर में मुश्किल हो जाए तो एक अलग बात है। बाकी हर हर आदमी जो है वो अपनी पूरी मेहनत के साथ अपने आप को डिप्यूट करता है, पढ़ाई भी करता है, फिर रिजल्ट जो है वो क्यों नहीं आता, यानी कि 30% रिजल्ट या 12 जो है वो 23% रिजल्ट और 26% रिजल्ट पे क्यों हम खड़े होते हैं। तो उसका मेन इशू होता है वो होता है डिलीवरी का। अब आप आखिरी दिन तक अगर यही रिसर्च करते रहेंगे कि एक लिस्टेड कंपनी में 5 डायरेक्टर जो है, 5 7 डायरेक्टरशिप से ज्यादा डायरेक्टरशिप कैरी करना मना है, पब्लिक सेक्टर में जो है वो 5 से ज्यादा मना है, अगर लिस्टेड भी हो पब्लिक सेक्टर भी हो तो फिर क्या करना चाहिए। तो ये रिसर्च जो है वो ये एग्जाम से काफी पहले खत्म हो जानी चाहिए। अब जैसे हम लोग आज अपना सिलेबस शुरू कर रहे हैं तो हमारी टारगेट ये है कि हम अप्रैल के तीसरे हफ्ते में इंशाल्लाह इसको खत्म कर दें, यानी कि जो है वो आपके पास तकरीबन जो है वो
सवा महीना या 1.5 महीना रह जाएगा अपनी तैयारी के लिए। तो उस 1.5 महीने के अंदर आप ये ना करिए कि आप इंतजार कर रहे हो कि मैं सिलेबस कब खत्म करूंगा, तो फिर आप जो है वो चलते फिरते ये लेक्चर्स को सुन लेंगे और आपका काम हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। ये कोई म्यूजिक एल्बम नहीं है, या ये कोई जो है वो कोई एक अफसानवी चीज नहीं है। ये एक चीज ऐसी है कि जिसको आपको अपने अंदर निखारना पड़ेगा, और आपके अंदर जो काबिलियत है उस काबिलियत के साथ इसको जो है वो ब्लेंड करके आपको जो है वो बेसिकली इसका एक डिलीवरेबल मॉडल जो है वो पेश करना पड़ेगा। यानी आपको ये करना पड़ेगा कि जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है उसको साथ साथ आप पढ़ते रहिए। ये तरीके बिल्कुल गलत है या खराब है कि आप जो है वो आखिरी 1.5 महीने में वो पढ़ना शुरू करते हो, जो मैं पिछले 4 महीने में आपको डिलीवर कर रहा होता हूँ। और जो 4 महीने में डिलीवर कर रहा हूँ, ये पिछले मैं 28 साल से डिलीवर कर रहा हूँ। तो वो 28 साल की मेहनत जो है वो ये 4 महीने के अंदर डिलीवर होती है। और अब आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ 1.5 महीना पढ़ के जो है इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैंने शायद 28 साल जो है वो जाया कर दिए। तो कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो बहरहाल मैं अपने आप को तो नहीं कहना चाहता कि 28 साल मैंने जाया कर दिए। तो शायद आपकी तरफ से ही कोई गड़बड़ होगी कि उसके ऊपर आपको भी महसूस होगा कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं कि आखिरी 1.5 महीने में एक म्यूजिक एल्बम के तरीके से मेरी इस जो पेशकश होगी, जो मैं आपको 4 साढ़े 4 महीनों में दे रहा हूँ, उसको आप अगर जो है वो म्यूजिक एल्बम के तरीके से या फिर एक एक नॉवेल के तरीके से और एक जो है वो कहानी के तरीके से लेना चाहेंगे, तो ये सही तरीका नहीं होगा। आपको नुकसान होगा खुदा न खास्ता। और फिर देख, रिजल्ट नहीं आता तो बहुत सारे दूसरे प्लान भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपके जाती मसरूफियात भी हैं, कुछ और मामलात भी हैं। क्वालिफिकेशन बहरहाल बहुत अहम है, मगर जिंदगी की दूसरी तरजीहात भी होती हैं। तो इसको वैसे ही सीए काफी लंबा है, फिर अननेसेसरी जो है वो गलत गाइडेंस की बेस पे अगर हम जो है वो गलत ट्रैक पे चल रहे हो, तो ये फिर बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अभी से ही पढ़ाई पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप लाइव क्लास लें, हम तो लाइव लेते हैं। बहरहाल आपकी जो है वो तरजीहात अगर कुछ हो रहे हैं तो भी बहरहाल अगर आप जो है वो लाइव नहीं भी ले रहे, तो फिर भी आपको ये करना पड़ेगा कि साथ साथ लेक्चर को लेके चलिए। अपने नोट्स बनाइए और अपनी जो है वो चीज़ों को रिकंसाइल कीजिए लेक्चर से। फिर इसके बाद कोई मसला होता है तो मुझे पूछिए। एक तो ये नसीहत कि आखिरी 1.5 महीने की बातचीत नहीं, शुरू से करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि आपको जो है वो ये चीज़ जो मैं आपको डिलीवर कर रहा होता हूँ, ये आपको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके इसका कोई रिप्रोडक्शन मॉडल निकालना होगा। यानी कि अगर आप ये सोचें कि एक स्विमिंग पूल में एक स्विमर जो है वो स्विम कर रहा है, और उसको आप रोज देखते रहे, यानी 200 दिन तक देखते रहे, 400 दिन तक, 4 महीने नहीं, 4 साल तक देखते रहिए। और जो है वो फिर इसके बाद 4 साल के बाद आप स्विम करने जाइए तो नहीं स्विम कर सकेंगे। इसी तरीके से आपको एग्जाम में अपनी काबिलियत को जो शो करना है वो आपको लिख के शो करना है। तो आपने मुझसे जो सीखना है वो सुन सुन के बहरहाल आपने सीख लिया, मगर अब वो सुन सुन के सीखने के बाद अब एग्जाम में जब डिलीवर करने का टाइम आता है तो उस वक्त बहरहाल आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। और आखिरी दिन तक तो आपका मामला वही रिसर्च वाला चल रहा होता है कि भाई जो है वो इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। वो मैंने आपको पहले नवंबर पे तब भी कर दी कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आप वो 1.5 महीने पहले ये रिसर्च का काम मुकम्मल कर लेंगे, मेरे साथ ही मुकम्मल कर लेंगे। फिर आखिरी 1.5 महीने में आपको बेसिकली इस चीज को ज्यादा से ज्यादा, यानी जो 155 से 180 दिन का जो मवाद, 155 से 180 आवर्स का जो मवाद मैंने आपको पेश किया है, इस मवाद को कितनी दफा रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, या आप अपनी अपनी ताकत के हिसाब से देख लेंगे। और इस ताकत के अंदर आपको ये डिमोन्स्ट्रेट करना होगा कि एग्जाम का जो आंसर होता है वो आपका एक एक्सेप्ट हो जाए। यानी जो चीज आती है उस आने के ऊपर बहुत सारे लोगों को पता है कि भाई चाय कैसे बनती है, मगर हर एक के चाय में वो टेस्ट नहीं आता जो कि जो है वो जानने वाला होता है। और वो जानने वाले के हाथ में जो है वो टेस्ट आ रहा होता है, तो उसकी रीजन ये होती है कि उसने 12 जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो ये चाय बनाई होती है। यानी उसने कहीं देखा, देखने के बाद एक दफा बनाई, दूसरी दफा बनाई, तीसरी दफा बनाई, तो फिर उसके अंदर जो है वो टेस्ट आ रहा होता है। चाय बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर एक बहरहाल टेस्ट लाने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपको अपना लेक्चर जो है समझने के बाद उसको डिलीवर करना सीखना होगा। डिलीवर करने के लिए जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स है वो लिख के डिलीवर करने की है। तो जाहिर बात है, अब तो वो लैपटॉप पे आपको जो है वो आंसर करना होता है। तो आपको जब इंशाल्लाह जो है वो मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, तो हर टॉपिक जैसे ही खत्म होता है, तो टॉपिक बार कहाँ पे खत्म होगा वो मेरी तरतीब है, उसके ऊपर उसके पास पेपर्स जो है वो मैं करवा रहा होता हूँ। तो वो पास पेपर्स आप क्लास में मुझसे हिंट लेंगे, वो हिंट मैं दे रहा होता हूँ कि इसको ऐसे सोल्व करना है, ऐसे सोल्व करना है। फिर इसके बाद आप उसको सॉल्व करिए। और
आपको कोई शक महसूस होता है तो आप मुझे दिखाइए, वो मिल के हम उसको जो है वो और अच्छा करेंगे। ग्रुप पे मैं खुद पर्सनली आप लोगों के साथ ही जो है वो क्वेरीज को, सारे कंसर्न्स को डील करता हूँ। कभी किसी को मुझसे मिलना हो तो मुझसे मिलने भी आ सकता है। तो फिर ये जो है वो एक प्रोडक्टिव सिचुएशन निकलेगी। बाकी अदरवाइज एक रस्म अदा करनी हो कि क्लासों में दाखिला ले लिया, 4 महीने तक मैं बैठा रहूंगा, सब डिलीवर करता रहूंगा, और इंस्टीट्यूट आपसे फीसें ले रहा होगा, फिर इसके बाद 4 महीने के बाद जो है फिर आपने उठाया, वो रिसर्च करनी शुरू की, तो फिर एग्जाम के आखिरी 4-5 दिन में, नहीं यार अगली दफा पेपर दे देंगे, इस दफा तो बहुत बर्डन है। बर्डन नहीं भी हुआ तो 12 जो है वो खुदा न खास्ता बीमार हो गए। फिर ये कि बीमार भी नहीं हुए, बर्डन भी नहीं हुआ, एग्जाम में बैठे तो हाथ पैर फूले हुए हैं कि भाई लिखना तो कुछ सीखा ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा काम। तो ये बहरहाल आप रस्म के तौर पे इसको ना कीजिए। आपका वक्त बहुत कीमती है। मजीद ये कि आपने जो है वो अपने पेरेंट्स से या जहाँ से भी जिन लोगों से भी वादे किए हुए हैं वो पूरे कीजिए। वो बहरहाल जो भी रकम फीस की शक्ल में भी आप पे करते हैं तो उसका भी बहरहाल अल्लाह ने जो है वो नेमत आपको दी है, ये तो उसका भी बहरहाल आपको एक हक अदा करना होगा, उसका जवाब अल्लाह को आपको देना होगा। तो इसको के साथ इसको हैंडल कीजिएगा। फिर एक का ख्याल रखिएगा। हमारी क्लास का दस्तूर हमने ये रखा हुआ है कि आप लोग जो है वो चैट बॉक्स के ऊपर ऑन होते हैं, माइक हमने बंद रखा होता है ताकि जो है वो क्लास का फिर वो एक डेकोरम मेंटेन नहीं रहता, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं तो कुछ लोगों का सवाल का ऐसा होता है कि जो सब लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस नहीं होता, तो फिर इंटरेस्ट जो है वो इधर उधर लूज होना शुरू हो जाता है। तो आप चैट बॉक्स में सवाल अपने करते रहिए। जो एकदम बर्निंग क्वेश्चन होता है, यानी कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसी से मुतालिक होता है, तो फौरन जवाब दे दिया जाता है। जब जो है वो महसूस होता है कि नहीं इसको क्लास के आखिर तक रेफर किया जा सकता है, तो क्लास के आखिर में जरूर जवाब दिया जाएगा। बाकी ये बात शर्त है कि जब तक आपके सवालात खत्म नहीं होंगे क्लास इंशाल्लाह खत्म नहीं होगी। आप जर बिल्कुल भर भर के जो है वो अपने सवालात कीजिए, ग्रुप में भी सवालात कीजिएगा। कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, कभी गलत सवालात भी हो जाते हैं, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो भी सही हो जाएंगे। तो एक दो सवाल अभी आए हैं तो मैं पूछ ले लेता हूँ। सुदेश साहब, बड़े माशाल्लाह बहुत जबरदस्त नाम है सुदेश ने। सर आई एम पिकिंग दिस पेपर फॉर माय फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी। यस, ये तो पेपर ही फर्स्ट अटेम्प्ट का है। ये जितने भी पेपर्स हैं उसके अंदर सबसे लेंथी पेपर और जो सबसे ज्यादा जो है वो मुश्किल का बाइस बना हुआ होता है स्टूडेंट्स के लिए, कॉर्पोरेट लॉ ही है। और ये कॉर्पोरेट लॉ जो है वो आपको जो है वो पहले अटेम्प्ट में ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी आप फ्रेश हैं। जैसे ही इंशाल्लाह आप सीनियर होंगे तो आपके ऊपर वर्कलोड भी बढ़ेगा, फिर ज़िंदगी की मसरूफियात भी बढ़ती हैं। और फिर मजीद ये कि जो है वो जब इंशाल्लाह आप एक अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं तो दूसरी अटेम्प्ट में बहुत कम टाइम होता है। पहले तो शशोपंज में रहते हैं कि पता नहीं पिछली अटेम्प्ट का रिजल्ट क्या रहेगा, फिर रिजल्ट आता है तो फिर इसके बाद कोई मसरूफियात आ गई तो वो टाइम सही से मिल नहीं पाता। तो कॉर्पोरेट लॉ तो हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लेना चाहिए। सर ओनली स्टडी टेक्स्ट शुड वी यूज। स्टडी टेक्स्ट तो इसका आता ही नहीं है ना। इसका आईकेप की क्वेश्चन बैंक आती है। वो क्वेश्चन बैंक बेसिकली पास पेपर्स हैं, मेजोरिटी के जो है वो पास पेपर्स हैं। वो कुछ बारह उन्होंने अपनी तरफ से भी डाल दिए हैं। तो दिस इज अ गुड कंपाइलेशन। स्टडी टेक्स्ट तो मैं हर अटेम्प्ट में कहता हूँ कि ये क्वेश्चन बैंक जो है, जिसको आप स्टडी टेक्स्ट कहना चाहें तो कह दें, तो ये क्वेश्चन बैंक तो करे बगैर आप एग्जाम में बिल्कुल ना जाइएगा, ये जरूर कीजिएगा। और इसमें जितना आप अटेम्प्ट करें, लिख के अटेम्प्ट करें, यानी कि जो है वो बेसिकली सवाल करें और इसकी ड्राफ्टिंग करें, तो उसके ऊपर फिर आपको बहुत फायदा होगा। तो ये तो जरूर आपको करना होगा। बाकी इसके अलावा और कोई इसकी किताब है नहीं, मुस्तनद किताब कोई नहीं है। अब जाहिर बात है जिंदगी में बहुत सारे लोगों के जो है वो तालीम से भी मुंसलिक जो है वो जरिया माश है, और लोग इससे जो है वो बहरहाल अपनी ब्रेड एंड बटर को इंश्योर करते हैं। तो कुछ कर करा के इधर उधर किताब दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो बहरहाल वो उनका काम है, उनको करने दीजिए। बाकी आपके लिए बहरहाल जो है वो एग्जाम में जो एक्सेप्टेबल जो मवाद है वो है जो कि आपकी बेयर एक्ट में है। देखिए ये जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं ये एक समझ लीजिए कि एक हमें अल्लाह की तरफ से मैंडेट मिला है। तो जो इसका तरीका है वो तो यही है कि भाई आपको बेयर एक्ट को एग्जाम में इस्तेमाल करना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बेयर एक्ट को ही इस्तेमाल करें।
ये तो है नहीं कि कयामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेंगे कि भाई कितनी किताबें पढ़ के आए हैं, यानी कि कॉर्पोरेट लोग की कितनी किताबें पढ़ के आए हैं। ये दुनिया में अल्लाह ने हमें एक मैंडेट दिया है, बस उसको इसी हद तक पूरा कर लें जिस हद तक इसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो डायरेक्ट इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पढ़ लें। फिर आपके पास वक्त बचता है तो आप और इसको दूसरी दफा पढ़ लीजिएगा, तीसरी दफा पढ़ लीजिएगा। जितनी अच्छी ग्रिप होगी इतनी ही ज्यादा आपको ओपन बुक में आसानी होगी। आपको मालूम है ओपन बुक में जो है आपको जो है वो बेसिकली इसके ऊपर अगर कमांड होगी कि भाई कौन सा टॉपिक कहाँ से आया, तो फौरन से आपकी जो है वो उधर एक्सेस हो जाएगी। और वहाँ पे अगर कॉपी पेस्ट का कोई आंसर है तो वो भी आप कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते कॉपी पेस्ट यानी उसको कुछ रिफाइन करना है, तो मवाद सामने होगा तो इंशाल्लाह आप लोग काबिल लोग हैं, आप उसको अच्छे तरीके से रिफाइन भी कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा आपकी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ग्रिप होगी जो कि एग्जाम में अवेलेबल होगा, बस वही जो है वो आप अपने हाथ में रखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इधर उधर की किताबें बहुत सारी अवेलेबल होंगी, मगर वो कि वो किताबों के ऊपर हमें ना एग्जाम में कोई एक्सेस की बात है, ना जो है वो इसके ऊपर जो है वो कोई जो है वो अल्लाह हमसे पूछने वाले हैं। हाँ, अगर आप मदद करना चाहते हैं किसी की कोई किताब लेके कि भाई उसने लिखी है तो चलो मैं खरीद लूँ, तो ले लीजिएगा। बाकी अदरवाइज उसके ऊपर कोई आपको मेहनत करने की सच खास जरूरत नहीं है। आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट अवेलेबल होगा, हम भी इंशाल्लाह डायरेक्ट से ही पढ़ रहे होंगे और इसी से इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। ये सुदेश, ये अब आप फैसला कर लीजिए कि बेयर का परचेज करेंगे या बहरहाल जो है वो पीडीएफ में करेंगे। माशाल्लाह आप लोग लैपटॉप के जो है वो ऊपर जो है वो ठीक ठाक महारत रखते हैं, और एग्जाम में भी आपको सॉफ्ट कॉपी ही मिलेगी। तो व्हाई नॉट टू यूज ओनली द सॉफ्ट कॉपी, बट दिस इज योर डिसीजन। मतलब ये कि कुछ लोग अभी भी जो है वो महसूस करते हैं कि जो है वो हमें हार्ड फॉर्म में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है, हाईलाइट कर रहे हैं, वो फ्लेक्स लगा रहे हैं, वो पोस्ट इट लगा रहे हैं, बहरहाल ठीक है। और वैसे मेरी अपनी ज़ाती तजवीज़ ये है कि जो स्क्रीन पे पढ़ा जाता है उसकी रिटेंशन कम होती है, और जो हार्ड फॉर्म में हाथ में लेके पढ़ा जाता है उसकी रिटेंशन ज्यादा है। चाहे वो अल्लाह का कलाम हो या चाहे दुनिया की कोई किताब हो, अगर आप हाथ में रख के उसको पढ़ रहे होते हैं तो वो आपको शायद एक दो मरतबा पढ़ने में याद हो जाता है, स्क्रीन में चार दफा के बाद समझ में आ रहा होता है। शायद वो स्क्रीन की रेडिएशन है या स्क्रीन की जो है वो बहरहाल मुज़र हसरात है जिसकी वजह से वो देर में ही समझ में आता है। लास्ट तीन पेपर्स रिमेनिंग हैं, टेक्स्ट लॉ एंड एमएसए। तो लो मैनेज करना पॉसिबल है जी। कैसर जो है वो मैं भी तो टैक्स और लॉ दोनों पढ़ाता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ। टैक्स भी और लॉ एक ही अटेम्प्ट में मैं पूरा करता हूँ। शायद आज आप ये कहेंगे कि यार सर आप तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो किसी ज़माने में इतने साल नहीं हुए थे, यानी वो काफ़ी पुरानी बात हो गई, मगर उस ज़माने में बहरहाल दोनों साथ पढ़ाते थे और अल्लाह का शुक्र है दोनों मुकम्मल कर लेते थे। और हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि अभी दो तीन अटेम्प्ट पहले मुजम्मिल शेवानी था, यानी वो फर्गुसन में, अभी शायद उसने कोई इंडस्ट्री वगैरह ज्वाइन कर ली है, लकी कोर। तो मुजम्मिल शेवानी मेरे पास ही टेक्स्ट भी पढ़ रहा था और लॉ भी पढ़ रहा था, और बहरहाल उसने उसी अटेम्प्ट में जो है वो ये दोनों निकाले और गोल्ड मेडल भी लिया उसने। इसके पहले शेरोज था, उसने भी गोल्ड मेडल लिया, उसने भी लॉ और टैक्स एक ही अटेम्प्ट में मेरे साथ पढ़ा था। तो ये तो रिसेंट पास में बता रहा हूँ, बाकी हर अटेम्प्ट में ऐसे बच्चे होते हैं जो लॉ भी पढ़ रहे होते हैं, टैक्स भी पढ़ रहे होते हैं, और उनका अल्लाह का शुक्र है इससे पहले एक निदा लड़की थी उसका गोल्ड मेडल आया था, वो भी दोनों साथ पढ़े थे उसने मुझसे। तो बहरहाल ऐसा होता रहा है। तो हर कोई बच्चा ये नहीं करता कि लॉ और टैक्स दोनों साथ पढ़ रहा हो, मगर ये कि जो है वो लोग पढ़ते रहे और अच्छे कामयाब होते रहे। तो आपको जो है वो इस खौफ में कि जो है वो मेरा लॉ है तो टैक्स में ना दूं, तो ये अच्छा जो है वो डिसीजन नहीं होगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो है वो आपको आगे बढ़ाता हूँ। ये सवालात आपके ले लिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या कुछ है। आइए। सिलेबस में मैंने जैसे आपसे बात की कि आपके पास जो है, एक मिनट रुकिएगा। 155 से 180 घंटे के अंदर जो हमें सिलेबस को मुकम्मल करना है, उसके अंदर बेसिकली जो है वो चार एरिया हैं। एक है सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस का,
एक है मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, मिसमैनेजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन का। एक जो है वो हमारे पास है स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉस का। और एक है अदर रिलेवेंट लॉस का। यानी उसके अंदर जो है वो कॉर्पोरेट लॉ के अलावा भी कुछ लॉज हमारे सिलेबस के अंदर डाले गए हैं, उसकी बातचीत है। ये जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस का एरिया है, इसके अंदर 35 से 45 नंबर रखे गए हैं। और ये जो 10 से 15 नंबर हैं, ये रखे हैं मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, मिसमैनेजमेंट के। स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉ के लिए जो है वो 10 से 15 नंबर रखे हैं। और इसके अलावा अदर रिलेवेंट लॉज के लिए 30 से 40 नंबर रखे हैं। अब देखिए, पहले सबसे पहले देखते हैं कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस में हमें क्या करना है। आप लोगों ने माशाल्लाह केफ 7 पढ़ा हुआ है। केफ 7 में कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट तो आपने पढ़ा हुआ है, मगर वो काफ़ी मुख्तसर फॉर्म में आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो है वो जो सेक्शंस के नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिलेबस के अंदर से जो है वो कॉपी किए हुए हैं कि ये नंबर ऑफ सेक्शंस उससे काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि जो है वो आपने केफ लेवल पे पढ़ा हुआ है। अच्छा, फिर केफ लेवल में उन्होंने बहरहाल ज्यादातर आपको जो है वो ये टेस्ट किया हुआ है कि लॉ में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली वो आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के नाम से टेस्ट करना चाहते हैं। यानी कि ये सेक्शंस को एक कंपनी सेक्रेटरी अपनी जिंदगी में कंपनी के अफेयर्स को चलाने के लिए इन सेक्शंस को कैसे इस्तेमाल करता है, उस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंदर जो है वो जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये तो जाना हुआ है कि डायरेक्टर्स के इलेक्शन होते हैं, 3 साल की मुद्दत में होते हैं। अब कंपनी सेक्रेटरी अगर आप हैं तो इलेक्शन करवाएंगे कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, किस तरीके से वेबसाइट पे डालेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को कैसे सबमिट कराएंगे, एसईसीपी इसमें इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा। इसके ऊपर सारी बातें जो है वो आपको कंपनी सेक्रेटरी के एंगल से पूछी जाएगी। तो चूंकि इसका नाम प्रैक्टिसेस है, तो इन सम केसेस यू विल आल्सो बी डिस्कसिंग दोस थिंग्स व्हिच आर नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द कंपनीज एक्ट, बट बिकॉज ऑफ द रीजन प्रैक्टिकली हो रही होती हैं, तो उसको एक टेम्पलेट से, स्पेसिमेन वगैरह से भी चेक करना पड़ेगा। तो एक कंपनी सेक्रेटरी को अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी है कंपनी एक्ट के सेक्शंस के मुतालिक, उसके बारे में बातचीत जो है वो इस एरिया में की जाती है। इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी कंपनी एक्ट के सेक्शन 1 से लेकर 275, 293 से लेकर 302, 304 से 306, 312 से 396, 406 से 468, 471 से 473, 498, 500 और 505। ये वो सेक्शंस हैं जो आपके सिलेबस के पार्ट हैं कंपनीज एक्ट से मुतालिक। अब इन सेक्शंस में क्या है वो इंशाल्लाह हम जगह पे देख लेंगे। मजीद ये बात कि अगर आपको जो है वो ये सेक्शंस के बारे में इस तरीके से भी याद रखना हो, तो वो भी एक अच्छा और मौसर तरीका होगा कि जो आपको एग्जाम में कॉम्पेंडियम अवेलेबल हैं, वो कॉम्पेंडियम के अंदर बस यही सेक्शंस हैं। तो आपको जो है वो इस बेस में उलझने की ज़रूरत ही नहीं है एग्जाम के अंदर कि क्या सिलेबस के अंदर है और क्या सिलेबस के अंदर नहीं है। ये जो डिस्कशन है कि क्या है और क्या नहीं है, ये तो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप के अंदर चेक करना है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आप कंटेंट जो है वो बेसिकली अपने आप को जो है वो उसके लिए तैयार करोगे, ये क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। बाकी अदरवाइज एग्जाम में जो कॉम्पेंडियम आपके पास अवेलेबल होगा, उसके अंदर एग्जैक्टली वही चीज़ें होंगी जो सिलेबस का पार्ट है। वो चीज़ों को बिल्कुल जो है वो शामिल नहीं किया गया है जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इफेक्टिवली द होल ऑफ द कंपनीज एक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, rather some specific sections are involved, but although ये specific sections भी इतने ज्यादा हैं कि जो कि आपके केफ लेवल के मुकाबले में डबल से भी ज्यादा है। और मजीद ये कि इसकी टोन और इसकी एंगल चेंज हो जाती है अनलाइक द केफ लेवल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको इन डेप्थ इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड स्केड्यूल कंपनीज एक्ट का वो आपके सिलेबस का पार्ट है। फर्स्ट स्केड्यूल में आपको ये बनाना सिखाया जाएगा कि मेमोरेंडम और आर्टिकल कैसे बनाते हैं। और अगर जो है वो सेकंड स्केड्यूल की बात करें, तो इसके अंदर ये बनाना सिखाया जाएगा कि इससे स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस कैसे बनता है। जो पब्लिक कंपनी होती है, जो लिस्टिंग पे जाती है, यानी पब्लिकली सरमाया इकट्ठा करती है लिस्टेड के प्रोसेस के थ्रू, तो उसके अंदर जो है वो प्रोस्पेक्टस बनता है। वो प्रोस्पेक्टस जिस डॉक्यूमेंट से बनता है उसको कहते हैं पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन। और जो अनलिस्टेड कंपनी होती है, उस अनलिस्टेड कंपनी को बहरहाल आगे जिंदगी में शायद लिस्टिंग पे जाना होगा, इसीलिए उसने पब्लिक बनाई है। मगर टिल द टाइम वो लिस्टिंग पे नहीं जा रही है, उसको एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। उसका नाम होता है स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस के बजाय एक डॉक्यूमेंट। तो प्रोस्पेक्टस के बजाय एक डॉक्यूमेंट जो बनता है वो सेकंड स्केड्यूल के थ्रू बनता है। तो फर्स्ट और सेकंड स्केड्यूल बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के टेम्पलेट्स हैं, जो कि आपको जो है वो एक तरीके से पढ़ाए जाएंगे, आपको समझना है। फिर इसके बाद एक है कंपनी पोस्टल बैलेट रेगुलेशन 2018। अ, ये महसूस किया गया है कंपनियों के अंदर, खास तौर पे लिस्टेड कंपनियों के अंदर, कि लोग जो एजीएम्स वगैरह होती हैं, यानी शेयर होल्डर्स की मीटिंग, उसमें आते नहीं हैं।
और अगर आते हैं तो कोई खास दिलचस्पी नहीं लेते, वो एक हल्ला गुल्ला सा मचा हुआ होता है। लोग आपस में बातें कर कर आके वोट भी देते हैं तो सीरियसली नहीं देते हैं। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए लॉ में एक कंपनी पोस्टल बैलेट रेगुलेशन 2018 इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें ये तरकीब वضع की जाएगी कि जो शेयर होल्डर्स हों, खास तौर पर लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स, उनको मौका दिया जाए कि वो ईमेल के थ्रू अपना वोट भेजें। और अगर ईमेल वगैरह से लोग यूज टू ना हो तो एक दूसरा तरीका ये है कि पोस्टेज के थ्रू वोट भेजें। अपना जो भी वोट देना हो मीटिंग के अंदर, उसको कागज पे एक लिख के, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के ऊपर कागज बनेगा जिसको पोस्टल वोट कहा जाता है, उस पोस्टल वोट को डिस्पैच के थ्रू जो है वो आप वोट कर दीजिएगा। तो ये एक बहुत अच्छी तरकीब है उन लोगों के लिए जो कि जो है वो सीरियसली वोट देना चाहते हैं। घर पे अपनी ऑफिस में बैठ के अगर वोट को आप अच्छे तरीके से कास्ट करेंगे तो उसमें ज्यादा सीरियसनेस होगी, बजाय इसके कि मीटिंग के अंदर एक भेड़चाल चली हुई होती है, एक वोट दे रहा है तो दूसरा उसको फॉलो करते हुए दे देते हैं, तो वो अच्छे तरीके से वोट नहीं होता। और फिर बहुत सारे लोगों के पास अपनी मसरूफियात की वजह से वो मीटिंगों में आ नहीं पाते, तो ईमेल के थ्रू वोट देने की अगर शरह देखी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मीटिंग में ईमेल के थ्रू वोट अगर आ जाएं तो मीटिंग में एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नज़र आती है शेयर होल्डर्स की, वरना तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। तो ये एक डॉक्यूमेंट है पोस्टल बैलेट रेगुलेशन 2018, जिसमें आप सारी कुछ यही बातें पढ़ोगे कि एक मीटिंग के अंदर खास तौर पे, यानी कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग की बात हो रही है, उसके अंदर ईमेल के थ्रू, और जो है वो दूसरा तरीकाकार ये है कि पोस्टेज के थ्रू वोट कैसे दिया जाता है। फिर इसके बाद जो है वो आपको 4 नंबर पे पढ़ने को मिलेगा कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज एंड एसोसिएटेड अंडरटेकिंग रेगुलेशन 2018। आपने अपनी अर्लियर स्टडीज में पढ़ा हुआ है कि कंपनी के जो फंड्स होते हैं, उन फंड्स को जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है। मगर ये कि अगर जो है वो ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, तो उस सूरत हाल में ये मैटर तो मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूव करवाना पड़ता है। और फिर वो स्पेशल रेजोल्यूशन में भी कुछ शराइत हैं, कुछ इसके साथ जो है वो कोई रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह करनी पड़ेगी, कुछ फाइलिंग्स करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस वाले डॉक्यूमेंट के थ्रू, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग रेगुलेशन 2018 के थ्रू आपको हैंडल करनी पड़ेगी। फिर कंपनियों के पास रिटायरमेंट फंड्स होते हैं। पाकिस्तान में लेबर लॉ की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट लॉज जो हैं उसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास जो है वो मुलाजिम की एक मखसूस तादाद है, तो आपको जो है वो, चाहे आप दुकान है, चाहे कोई आप फर्म है, चाहे कोई कंपनी है, आप ज़रूर ज़रूर जो है वो रिटायरमेंट फंड इंट्रोड्यूस कीजिएगा। आइडियली रिटायरमेंट फंड जो है वो प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी दोनों में से कोई एक होता है। कम से कम एक इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है, दोनों करना चाहें दोनों कर दें। बाज़ औक़ात तो पेंशन फंड भी होता है। तो कोई भी आपके पास एम्प्लॉयज़ का फंड हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट लॉज की रिक्वायरमेंट की वजह से बनाया, चाहे जो है वो आपने जो है वो वॉलंटरीली बनाया, तो हर सूरत हाल में उसके जो पैसे होंगे उसको एक मखसूस जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब वो मखसूस जगह में जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है एम्प्लॉयज़ के फंड्स की, वो किस जगहों पे करनी है, किन शराइत के साथ करनी है, किन रिकॉर्ड कीपिंग के साथ करनी है, इसके लिए रेगुलेशन है 2018 के, इसको जो है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर तीसरे फिर इसके बाद छठे नंबर पे है कि रिलेटेड पार्टी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देखा होगा। वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके ऊपर IAS 24 है, और कंपनीज एक्ट में भी इसके बारे में जो है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो फॉर्मेट्स नज़र आते हैं फोर्थ और फिफ्थ स्केजुअल में। फोर्थ और फिफ्थ स्केजुअल कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के शेड्यूल है, फॉर्मेट्स हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये बहुत हसास मामला होता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को भाई चेक करो, और इसका डिस्क्लोजर भी सही से चेक करो। इसके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग, इसमें अंदर गलत जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग, इन सारी चीज़ों के खदशात होते हैं। तो इन चीज़ों की सदेबाप के लिए जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन गलत ना हो, इसके अंदर जो है वो नुकसान पहुंचाने वाले या माशरे को ख़राब करने वाले उनसर शामिल ना हो, तो इसके लिए जो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं उसमें एक प्रोटोकॉल ये भी है कि ये कंपनीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिकॉर्ड रेगुलेशन 2018 हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बहरहाल आपको सहूलत ये है कि ये पूरा रेगुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ जो है वो रेगुलेशन 3 से 6 तक आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद
जब डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड आप लोगों को मालूम है कि भाई जो है वो डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को मुनाफे की तकसीम है, कंपनी के फंड्स जो कि कंपनी के पास जो है वो प्रॉफिट की शक्ल में है, उसको जो है वो मुनाफे की शक्ल में तकसीम करना हो तो डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड कितने दिनों में शेयर होल्डर के पास पहुंच जाए, जो फॉरेन शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल भी इन्वॉल्व होती है, तो उसके लिए अप्रूवल में किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए। फिर लिस्टेड कंपनी के अंदर ये ज़रूरी है कि आप जो है वो डिविडेंड जो दीजिएगा वो उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दीजिएगा, उनको हाथ में यानी चेक वगैरह की शक्ल में ना दीजिएगा। तो ये सारे प्रोटोकॉल जो है इस रेगुलेशन 2017 के तहत हैंडल होते हैं। और इसके अलावा फिर 8वें नंबर पे एक पब्लिक कंपनी होती है, तो वो लिस्टिंग पे जाते हुए ये सोचती है कि यार हम लिस्टिंग पे जाएंगे तो आवाम से हमें इतना सारा सरमाया मिल जाएगा, और उस सरमाए के साथ साथ आवाम भी तो हमारे सर पे चढ़ेगी, यानी कि जो है वो सरमाया तो उनका आ गया मगर इतनी सारी अकाउंटेबिलिटी तो हमारे ऊपर आ गई। और फिर इसके बाद जो है आपको अभी मैं बताऊंगा भी कि अगर आप पब्लिक ऑफरिंग करते हैं तो आपको लिस्टिंग करानी पड़ती है, और लिस्टिंग करने के ऊपर आपको कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लिस्टिंग के सारे मामला फुलफिल करने पड़ते हैं। वो काफ़ी एक्सपेंसिव मामला है और काफ़ी बर्डन वाला मामला है। तो अगर आप पब्लिक ऑफरिंग करना चाहते हैं और जो है वो उसमें आप लिस्टिंग नहीं करवाना चाहते, तो ऐसी पब्लिक ऑफरिंग जिसमें आप लिस्टिंग ना करवाएं उसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। मगर इसमें शर्त ये है कि यहाँ पे जो पब्लिक होगी, दिस विल नॉट बी रिप्रेजेंटिंग मोर देन 50 पीपल। अगर आप जो है वो अपने पब्लिक से सरमाया हासिल करना चाहें और अनलिमिटेड हासिल करना चाहें कि हजारों लोग जो है वो सब्सक्राइब करें, तो फिर तो आपको लिस्टिंग पे जाना होगा। मगर आप पब्लिकली सरमाया इकट्ठा करना चाहें और उसमें लिस्टिंग भी ना लेना चाहें और प्राइवेट जो है वो प्लेसमेंट के नाम से जाना चाहें, तो ये पब्लिक ऑफरिंग ऐसी होती है जिसमें 50 से ज्यादा आपके सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे और इसको प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम से कहा जाता है। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, दे विल बी रेजिंग द फंड्स पब्लिकली, एंड ऑल्दो पब्लिक इन्वॉल्व भी होगी मगर वो जान पहचान वाली होगी, एंड एज अ रिजल्ट दे विल नॉट बी टेकिंग सम बर्डन ओवर द क्वेश्चन आंसर कि भाई जो वो सारे सवाल पूछते रहे। और मजीद ये कि लिस्टिंग के सारे मामला भी यहाँ पे अवॉइड हो जाते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को आइडिया होगा कि कंपनी में एक दफ़ा अगर कंपनी चलना शुरू हो गई, आगे मजीद सरमाए की ज़रूरत होती है, तो उस सूरत हाल में मौजूदा मेंबर से ही मजीद सरमाया इकट्ठा किया जाता है राइट शेयर्स की शक्ल में। और अगर जो है वो आप मजीद सरमाया इकट्ठा करने के लिए नए शेयर जारी नहीं कर रहे, बल्कि प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नए शेयर जारी कर रहे हैं जिसको बोनस शेयर कहते हैं, तो बोनस और राइट शेयर्स और कोई भी फर्दर इशू एक मरतबा शेयर कैपिटल आपके बैलेंस शीट में आ गया, अब मजीद आप शेयर कैपिटल जो है वो जारी करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है वो फर्दर इशू ऑफ शेयर रेगुलेशन 2020 के ऊपर जाना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो एक सिक्योरिटीज एक्ट 2015 है। सिक्योरिटीज एक्ट 2015 जो है मोस्टली इसके अंदर जो बातें हैं वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अप्लीकेबल हैं, यानी वो कंपनीज जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। इन लिस्टेड कंपनीज के जो सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो मामलात हैं उसके अंदर जो है वो 5 सीधा सीधा मामलात हैं। एक तो ये है कि भाई जो है वो अगर आपको जो है वो किसी लिस्टेड कंपनी को टेक ओवर करना हो, यानी कि एक लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, एक मैनेजमेंट के इसको सुपरवाइज कर रही है, मैनेजमेंट इसको कंट्रोल कर रही है, उस मैनेजमेंट से आप जो है वो बाय आउट करना चाहते हैं, उस मैनेजमेंट को एग्जिट देना चाहते हैं और आप नई मैनेजमेंट बनना चाहते हैं, तो सिक्योरिटीज एक्ट इस टेक ओवर को एक मखसूस शक्ल में आपको पेश करेगा कि वो कैसे आपको जो है वो हैंडल करना चाहिए। मजीद ये कि अगर आप कंपनी के अंदर मैनेजमेंट की पोजीशन पे हैं तो बाज़ औक़ात आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है, तो उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस के ऊपर आप शेयर्स में ट्रेड करने लग जाएंगे जिसको कहते हैं इनसाइडर डीलिंग, तो वो बहरहाल जो है वो मना है। उसके ऊपर क्या नुकसानात होंगे उसकी बातचीत होगी। फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पे ये बातचीत है कि कंपनी में अगर जो है वो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन कि जो पब्लिकली अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, तो उसको पब्लिकली डिस्क्लोज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यानी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कब तक कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, उसको कहते हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पब्लिक डिसिमिनेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आपको यहाँ पे बातचीत मिलेगी। चौथे नंबर पे यहाँ पे बातचीत मिलेगी सिक्योरिटीज एक्ट में कि प्रोस्पेक्टस कैसे बनता है। पब्लिक ऑफरिंग करते हैं तो आवाम को जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसकी बेस पे वो पब्लिकली अपने शेयर को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर प्रोस्पेक्टस को बनाने की थोड़ी सी इंडिकेशन दी गई है। बनता तो ये पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017 के तहत है, मगर कैसे बनाना चाहिए, एससीसीपी से कैसे अप्रूव करवाना चाहिए, वो सिक्योरिटीज एक्ट में भी लिखा हुआ है। 5वें नंबर पे ये
कि जब एक लिस्टेड कंपनी होती है तो लिस्टेड कंपनी को पब्लिक ऑफरिंग के अंदर एक खतरा लगा रहता है कि भाई जो है वो मैं पब्लिक ऑफरिंग करूं तो उसके अंदर जो है वो मेरा पब्लिकली रेस्पॉन्स अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर इसको अंडरराइट कराना चाहिए। अंडरराइट का मतलब ये होता है कि जो अनसब्सक्राइब पोर्शन पब्लिक ऑफरिंग का रह जाता है वो कोई सब्सक्राइब कर देगा, क्यों करेगा वो बहरहाल इंशाल्लाह जगह पे डिस्कस हो जाएगा। मजीद ये कि पब्लिक ऑफरिंग में अगर ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स आ गया तो ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स के लिए जो है वो फिर आपको बैलेटिंग यानी कुरानदाजी करानी पड़ती है। किससे कुरानदाजी कराएंगे, तो ये जो अंडर राइटर्स और बैलेटर्स और जो सिक्योरिटीज की जो डीलिंग करने वाले लोग होते हैं इनकी लाइसेंसिंग कैसे होती है सिक्योरिटीज एक्ट में, उसको भी पढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली इधर 5 एरियाज को हम कवर करेंगे और ये 5 एरियाज के लिए इन्होंने ये सेक्शंस और कुछ रिलीवेंट रूल्स इसके साथ कनेक्ट किए हैं। 5 एरियाज मैंने आपको रिपीट करवाए हैं, रिपीट करने जा रहा हूँ। इसमें लाइसेंसिंग पर्सन की बातचीत है, इसके अंदर प्रोस्पेक्टस की बातचीत है, इसके अंदर जो है वो टेक ओवर्स की बातचीत है, इसके अंदर जो है वो इनसाइडर डीलिंग की बातचीत है, इसके अंदर प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की बातचीत है। ये 5 चीज़ें, ये टॉपिक जो है वो हमारे सिक्योरिटी एक्ट से हैंडल होंगे। जितनी ज़्यादा आपकी सिलेबस से मानूसियत होगी कि इस चीज़ में क्या है, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रिप अच्छी होगी। यानी कि ओपन बुक के अंदर इस बात का बहुत ही जो है वो ख्याल रखना पड़ता है कि कहाँ से कौन सा सवाल पूछा गया है और उसकी बेस पे फिर किताब को खोल के उसकी बेस पे आपको अपना आंसर डिज़ाइन करना। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से टॉपिक में कौन से लॉ में कौन सा टॉपिक हैंडल हो रहा है। अच्छा, पीएसएक्स रूल बुक। पीएसएक्स रूल बुक के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं यानी वो कंपनियां जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं उसको लिस्टेड कंपनी कहते हैं। लिस्टेड कंपनी को जो मुख्तलिफ कवानीन फॉलो करने हैं उसमें एक पीएसएक्स रूल बुक भी है। पीएसएक्स स्टैंड फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, पीएसएक्स रूल बुक जो है बहुत बड़ी किताब है मगर उसका चैप्टर नंबर 5 सिर्फ हमारे सिलेबस में है। अच्छा, जो सिलेबस हाइलाइट्स में आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसमें येलो हाईलाइट का मतलब ये है कि उसके अंदर जो है वो लास्ट अटेम्प्ट के मुकाबले में इस अटेम्प्ट में चेंज आई है। ये देखिए मैंने नीचे लिख भी दिया है। लास्ट अटेम्प्ट में से मुकाबले में इस अटेम्प्ट में अगर कोई चीज़ों में चेंज आई है तो उसमें एक जो है वो पीएसएक्स रूल बुक में चेंज आया है। पीएसएक्स रूल बुक में अमेंडमेंट्स इस तरीके से इंट्रोड्यूस की जाती हैं कि डेट वाइज तो 12 जून की एक अमेंडमेंट्स है, एक 28 जून के अमेंडमेंट्स हैं, 3 अक्टूबर के अमेंडमेंट्स है, 17 अक्टूबर के अमेंडमेंट्स है। ये 4 सेट ऑफ अमेंडमेंट्स हैं जो है वो आपको इनकॉर्पोरेट करनी होगी पीएसएक्स रूल बुक में। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि लास्ट अटेम्प्ट के मुकाबले में इस अटेम्प्ट का सिलेबस यानी कि दिसंबर 2024 के मुकाबले में जून 2025 के सिलेबस को रिकंसाइल करना चाहते हैं। और आप लोगों के लिए जो रिकंसाइल नहीं भी करना चाहते उसके लिए भी इम्पोर्टेंस होती है अमेंडमेंट्स की, कि अमेंडमेंट्स के ऊपर जो है वो अक्सर और बेशतर सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। मजीद ये कि बाज़ अवक़ात ये होता है कि किताबों की अपडेशन में मसला रहता है, किताब अभी तक जो आपने ली होगी उसके अंदर अपडेशन नहीं होगी। तो अक्सर व बेशतर ये होता है कि हमारी क्लास लेके बच्चे जो है वो पब्लिशर्स को बता रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ों में अपडेट है, तो वो फिर उसको अपडेट भी कर रहे होते हैं। तो आपको अपडेशंस के ऊपर थोड़ा बहुत तवज्जो दिलाना, मकसूद ये होता है कि जो रिकंसाइल करना चाहें लास्ट अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में वो रिकंसाइल कर लें। दूसरी बात ये कि आपके पास अगर जो बुक है उसमें अपडेशन नहीं है तो आप पब्लिशर को अपडेट करवा दें। तीसरे नंबर पे ये कि बहरहाल इसको अपडेट जान के इसको तैयार करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसके चांसेस एग्जाम में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, फिर लिस्टेड कंपनीज के अंदर ये अलाउ है कि अगर जो है वो आप एक अरसे के बाद यानी कि जब लोगों से पैसे लिए थे उस वक्त आपको जो है वो लोगों के सरमाए की ज़रूरत थी, अब आप तरक्की करके काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं और आपके पास जो है पैसों की फरावानी है, तो आप चाहते हैं कि लोगों के पैसे यानी कि आप लोगों को उनके पैसे वापस करके उनसे शेयर्स वापस ले लें यानी बाई बैक कर लें। तो बाई बैक जो है वो करने के लिए लिस्टेड कंपनी भी बाईबैक कर सकती है, अनलिस्टेड कंपनी भी बाईबैक कर सकती है। मगर फॉर द टाइम बिंग जो है वो आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ लिस्टेड कंपनीज का बाईबैक है। तो उस लिस्टेड कंपनीज का बाईबैक रेगुलेशन 2019 जो है वो आपको पढ़ना होगा। तो ये जो है वो अनलिस्टेड का बाईबैक नहीं हो सकता क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो वो क्यों नहीं पढ़ा रहे? इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो बी केयरफुल, हेयर यू विल बी कवरिंग ओनली द बाईबैक ऑफ द लिस्टेड सिक्योरिटीज। दिस इज नॉट टू मीन कि आप जो है वो अनलिस्टेड का बाईबैक नहीं कर सकते, अनलिस्टेड का भी कर सकते हैं मगर वो आपके सिलेबस के लिए डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेगा।
नहीं, अपना हम साथ जो अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे जाएँगे, तो वो फिर जो है वो उसमें ये होगा कि वो अपडेशंस के उस जो लेक्चर्स होंगे हमारे यानी लाइव क्लासों के जो लेक्चर्स होंगे, उसके जहाँ पे अपडेशंस होंगी तो वो लेक्चर उनको सेपरेटली मिल जाएँगे। तो ये इस तरीके से मामला होगा, ये जो रिकॉर्डेड पे होंगे, उनको इन 4 टॉपिक्स के बारे में मोहतात रहना चाहिए। वो एडमिन को रुजू करें, मुझसे बातचीत करें कि भई इनके अपडेशंस कहाँ हैं? ये 4 टॉपिक यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं, तो कौन-कौन से हो रहे हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया पीएसएक्स रूल बुक, फिर इंशाल्लाह अभी और भी बताते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद 14 नंबर में पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017 है। पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017 तकरीबन हर अटेम्प्ट में ये हो रहा है कि इसके ऊपर 12 से 15 नंबर का सवाल आ जाता है एक डॉक्यूमेंट से। तो है काफ़ी टेक्निकल और मुश्किल डॉक्यूमेंट मगर अगर एक डॉक्यूमेंट से अगर हमारे 12 टू 15 मार्क्स का पेपर कवर हो जाता है तो दिस इज़ अ गुड अटेम्प्ट। तो इसके ऊपर आप लोगों को जो है वो ये समझने को मिलेगा कि अगर मैं एक लिस्टेड सिक्योरिटी बनना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से पब्लिक को रुजू करूँ, पब्लिक किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है। उसमें फिर एक बुक बिल्डिंग का तरीका होता है, एक रिटेल प्राइस मेथड होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो सारे जो पब्लिक ऑफरिंग के प्रोसीजर्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। फिर इसके बाद जो है वो लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर और पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के अंदर और एनबीएफसी के अंदर, हमारे सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर, लिस्टेड और से एनबीएफसी इन तीनों के अंदर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे रखा जाता है, कौन होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसके ऊपर ये रेगुलेशंस हैं, ये 12 लम्हे पढ़ने होंगे। कैफ लेवल पे भी आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में जाना है, यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे ज़्यादा होगा मामला। फिर एक है कंपनीज़ रेगुलेशन 2024। असल में इसको ये जो कंपनीज़ रेगुलेशन 2024 है, ये जो है वो कहलाता है कि कंपनीज़ एक्ट का एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है। कंपनीज़ एक्ट असल में ये कहता है कि व्हाट टू डू और ये कंपनीज़ रेगुलेशन 2024 ये कहता है हाउ टू डू। जैसे मिसाल के तौर पे कंपनीज़ एक्ट ये कहता है कि भई एक डायरेक्टर अगर रिज़ाइन करे, तो उस सूरत-ए-हाल में आप जो है वो उसके रेज़िग्नेशन को इंटीमेट कीजिएगा एक प्रिस्क्राइब मेथड के थ्रू रजिस्ट्रार को। यानी कि रेगुलेटर को इंटीमेट कीजिएगा कि डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया। अब जो इसके बारे में कि ये प्रिस्क्राइब मेथड है क्या? तो जब भी कभी कंपनीज़ एक्ट का कोई सेक्शन होगा जिसमें ये लिखा होगा कि प्रिस्क्राइब मेथड तो उमूमी तौर पे उस प्रिस्क्राइब मेथड के सामने मैं आपको जो है वो कंपनीज़ रेगुलेशन 2024 की कोई कहानी सुना रहा हूँगा। तो इसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भई जो डायरेक्टर रिज़ाइन करता है, रेज़िग्नेशन के 15 दिनों के अंदर-अंदर आपको जो है वो डायरेक्टर की रेज़िग्नेशन की कॉपी के साथ उसके ऊपर एक एफ़िडेविट लगा के आपको जो है वो फ़ॉर्म 9 के ऊपर रजिस्ट्रार को फ़ाइल करना होता है। तो ये बेसिकली कंपनीज़ रेगुलेशन 2024 जो है, ये कंपनीज़ एक्ट के व्हाट टू डू के लिए हाउ टू डू है। यानी कि कौन-सा यानी कि इसको ऐसे समझिए कि क्या करना है वो तो कंपनीज़ एक्ट में लिखा होता है और कैसे करना है वो कंपनीज़ रेगुलेशन 2024 में लिखा होता है। तो ये कंपनीज़ रेगुलेशन 2024 के अंदर अक्सर व बेशतर जो है हम लोग बल्कि अक्सर व बेशतर एहतियातन कह रहा हूँ, बाकी हमेशा यही होगा कि इसके अंदर जो है वो खाली डेफ़िनेशन का यानी रेगुलेशन 2 को छोड़ के बाकी हर रेगुलेशन किसी न किसी सेक्शन कंपनीज़ एक्ट से लिंक करके पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये बेसिकली व्हाट टू डू का हाउ टू डू है। तो हाउ टू डू इर्रेलेवेंट है जब तक कि व्हाट टू डू आपको ना मालूम हो। इसके अंदर भी लास्ट अटेम्प्ट के मुकाबले में इस अटेम्प्ट में चेंज है। तो जो भी इस अटेम्प्ट में चेंज है उसको मैंने येलो हाइलाइटेड रखा हुआ है और जो चेंज है उसकी भी मैंने नीचे डिटेल दी हुई है। जैसे कि पीएसएक्स रूल बुक में जो अमेंडमेंट आई थी उसके ऊपर मैंने बताया कि ये 4 सेट ऑफ अमेंडमेंट्स हैं जो पीएसएक्स की वेबसाइट पे भी मौजूद हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ये कंपनीज़ रेगुलेशन 2024 है, तो बेसिकली ये जो है वो एसआरओ 1516 है, एचसीसीबी की वेबसाइट पे मौजूद है। ये भी हमें बहरहाल इसमें अपडेशन के तौर पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो ये 16 कानून पढ़ने हैं हमें। 16 कानून में एक तो यही कानून बहुत मुश्किल है, यानी कि कंपनीज़ एक्ट ही बहुत बड़ा कानून है और इसके बाद जो है वो फिर 15 और कानून पढ़ने हैं। तो अक्सर और बेशतर आप में से बच्चे ग्रुप में भी डिस्कस कर रहे होते हैं और आपस में भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार इसको छोड़ दो। ये क्योंकि ये 35 से जो है वो 45 नंबर का है, अगर इसको छोड़ भी दें, तो होगा ये कि भारत थोड़ा बहुत तो कैफ लेवल का आता है, 5-10 तो इसमें ले ही लेंगे, बाकी इन 3 को अच्छा कर लो। इन 3 में आपका टाइम निस्बतन कम लगता है और चूँकि मैंने आपको कहा कि आपकी कोताही होती रही है कि आप आखिरी दिनों में पढ़ाई के लिए बैठते हो, तो वो आइडियली पॉसिबल भी नहीं होता है कि इसको इतने सारे जो है वो लेक्चर्स को सुन पाएँ और इसको एब्ज़ॉर्ब कर पाएँ, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस हो जाती हो। तो भारत फिर भी पास क्यों नहीं होते? पास इसलिए नहीं होते कि अगर आपकी कोई मिसाल के तौर पे आप
कोई दूसरी मंजिल पे, एक बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पे आप रहते हो, और आप कहो कि यार मुझे जो है वो दरवाजे से अंदर जाने में तो बहुत कम टाइम लगता है, मगर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने में, 2 फ्लोर चढ़ने में मुझे काफी टाइम लग जाता है और पैरों में तकलीफ भी है, तो मुझे जो है वो बहरहाल कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मैं डायरेक्ट दरवाजे से अंदर चला जाऊँ, सीढ़ियाँ मुझे ना चढ़नी पड़े। तो कोई कहेगा यार आप जो है वो बेकार की बात कर रहे हैं, ये रिसर्च आपकी गलत हो जाएगी, आप खामखा में अननेसेसरी जो है वो कामों में पड़ जाएंगे। ये हो ही नहीं सकता है कि सीढ़ियाँ चढ़े बगैर आप जो है वो सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाएं, और जो है वो कोई भी तरीकाकार आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो बहरहाल जो है वो अप्रिशिएट नहीं होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो सेक्शंस है ना, ये आईकेप के अंदर ऐसे माने जाते हैं कि ये बेसिकली सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं इन चीज़ों पे पहुंचने के लिए। अगर आप इनको जो है वो नहीं हैंडल करेंगे, तो बहरहाल जो है वो आप समझ लीजिए कि ये यहाँ से ये भी हैंडल नहीं हो पा रहा होगा, यानी आपसे सवाल उठेगा ही नहीं। आप जो है वो पढ़ तो लोगे, आप बोलोगे हाँ यार ये तो बहुत अच्छा हो गया कि 160 घंटे का जो सिलेबस था उसके अंदर जो है वो ये तो 40 घंटों में पूरे हो गए, यही सारा टाइम खा रहा था, मैंने तो आसानी से बहरहाल जो है वो ये पूरा कर लिया। मगर पूरा करने के ऊपर अगर वो एग्जाम में एक्सेप्ट ना हो तो क्या फायदा। तो ये इसी तरीके से कि अगर हमें कोई दुकानदार के पास जाएं, दूध वाला हो फॉर एग्जांपल, और उसको कहें भाई दूध कितने का, उसने कहा भाई मैं दूध जो है आपको लोग 220 रुपए का देते हैं, मैं आपको जो है वो सिर्फ 10 रुपए का 1 लीटर दे रहा हूँ, मगर मैं थैली नहीं दूंगा, आप अपने हाथ में चिल्लू में भर के इसको ले जाइए। आप कहिए भाई 10 रुपए में मुझे नहीं चाहिए, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरा काम खराब हो जाएगा। इन द सेम वे योर वर्केबिलिटी विल रिजल्ट इन द वे, इन द सेम पैटर्न के भाई जो वो ये पढ़ने के बाद भी आपका सवाल नहीं उठेगा। ये बहुत गलत जो है वो एप्टीट्यूड होगा कि अगर हम इसको जो है वो हैंडल सही से ना करें। तो इसको हैंडल करने का बस एक ही तरीका होगा कि आप शुरू से ही पढ़ाई करेंगे, तो इसके ऊपर आपकी जो है अगर जमावट होगी तो ये बहुत आसानी से अगले 3 एरियाज आपके हैंडल हो जाएंगे, और ये ऐसा हैंडल होगा जो एग्जाम में एक्सेप्ट होगा। बाकी अदरवाइज जो है वो खाली अगर आपको एक दिल की तस्कीन के लिए जो है वो ये कहना है कि यस ये जल्दी जल्दी हो जाता है, तो बस जल्दी जल्दी हो जाता है मजदूर जल्दी जल्दी में, तो बहरहाल जो है वो देखने वाला जो बगैर वजू के नमाज पढ़ता है उसकी भी नमाज तो दूर से यही नजर आ रही होती कि हो गई, मगर ये कि बहरहाल उसकी शर्त पूरी नहीं हुई है। इन द सेम वे ये नुकसान की बात होगी कि अगर हम ये चीज़ें ना करें। तो ये ज़रूर ज़रूर आपको भी करना है, मेरा भी 12 इसके ऊपर वक्त लगता है, मैं भी इसको डिलीवर करता हूँ, आप लोगों को भी ज़रूर करना है। ये काफ़ी टेक्निकल एरिया भी है, मगर ये राय रास्त है किसके लिए, बाकी एरियाज के लिए। तो इतने सारी वैरायटी के साथ ये एरिया जो मुकम्मल होगा, तो बहरहाल इसके जो कोर मार्क्स हैं वो हैं बेसिकली 35 से 45 नंबर, और फिर ये मजीद ये इसके लिए रास्ता भी है जो अगला एरिया है। अच्छा, अब जो अगला एरिया है उसको जरा देखिएगा, ये है मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, मैनेजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन। अफेक्टिवली जो है वो ये 3 टॉपिक्स हैं, मेडिएशन एंड मैनेजमेंट के दरमियान, यानी कि डायरेक्टर्स के दरमियान डिस्प्यूट हो जाए, डायरेक्टर्स का आपस में डिस्प्यूट हो जाए, सप्लायर से डिस्प्यूट हो जाए, कस्टमर से डिस्प्यूट हो जाए, तो अक्सर और बेशतर कोर्ट का रास्ता चुना जाता है। मगर कोर्ट, आप लोगों को मालूम है इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, कोर्ट की तरजीहात भी डिफरेंट है। तो कौन ये कोर्ट वोट के अंदर जो है वो बहरहाल ये केसेस को हैंडल करता रहे और सालों साल इसके ऊपर लगा है, तो देर इज अनदर प्रोसीजर अवेलेबल अंडर द कंपनीज एक्ट के मेडिएशन और आर्बिट्रेशन करा लीजिए। छोटा सा टॉपिक है, एक ही दिन में एक ही क्लास में निपट जाता है कि भाई मेडिएशन किससे करवाएंगे, आर्बिट्रेशन किससे करवाएंगे। ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि सिविल मैटर्स का आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट कराने का एक तरीकाकार है। अच्छा, और इसके अलावा इसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग मिलेगी। रीस्ट्रक्चरिंग ये चीज़ है कि जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनके अंदर जो रिस्क होता है वो ये होता है कि उनके जो कस्टमर हैं जो उनसे बोरोइंग करते हैं वो इनको रीपे ना करें। अब अगर रीपे ना करें और उसके ऊपर एक ओवरड्यू सिचुएशन बन जाए, तो हमारे कॉर्पोरेट लॉ के निज़ाम में, दुनिया में भी ऐसा है, पाकिस्तान में भी ऐसा है कि रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज होती हैं। रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज क्या करती हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो ओवरड्यू रिसीवेबल्स हैं वो इसको बाई कर लेती हैं। बाई कर लेती हैं क्या मतलब कि 100 मिलियन का रिसीवेबल है, तो वो इसको कहेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 80 मिलियन हमसे ले लीजिए, 100 मिलियन का रिसीवेबल का मैंडेट हमें दे दीजिए, हम इसको रिकवर कर लेंगे। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो इनको कहेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि हम आपके जो है वो 100 मिलियन के रिसीवेबल्स को अगर कलेक्ट करवा दें तो आप हमारी कोई फीस दे दीजिएगा। तो बेसिकली ये रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी जो है, ये एक कॉर्पोरेट लॉ में एक जो है वो दस्ते राह हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ओवर ड्यू रिसीवेबल्स के।
इसी तरीके से रिहेबिलिटेशन है। रिहेबिलिटेशन के अंदर ये मिलेगा कि कंपनी की अगर फ्यूचर वाइबिलिटी नजर ना आ रही हो, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब हो, या फाइनेंशियल पोजीशन तो ठीक हो मगर उसके पास जो है वो ऑपरेशंस कैपेबिलिटी सही ना हो, यानी उसकी माल नहीं बिक रहा, उसकी प्रोडक्ट फ्लॉप हो चुकी है, तो उस केस में उसका रास्ता बस यही होता है कि उसको वाइंड अप कर दीजिए। मगर ये कि रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस के अंदर हमें ये सिखाया जाएगा कि एक कंपनी अगर वाइंड अप के रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो गई है तो आप उसकी सर्जरी करके उसको बचा लीजिए। उस सर्जरी का नाम होगा रिहेबिलिटेशन। rehabilitation में a company which is carrying such state के जिसके ऊपर कहा जाए कि नाउ इट इज लाइबल फॉर वाइंडिंग अप, उसकी लाइबल फॉर वाइंडिंग अप को वाइबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न, वाइबिलिटी या गोइंग कंसर्न के ऊपर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड रिहेबिलिटेशन। तो ये रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस यहाँ पे सिखाया जाएगा। रिहेबिलिटेशन, रीस्ट्रक्चरिंग एंड मेडिएशन, ये तीन टॉपिक यहाँ पे कवर किए जाएंगे 10 से 15 नंबर के लिए। इसके लिए आप लोगों को कंपनीज एक्ट के सेक्शन 276 से 292 एक तो पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा ये रीस्ट्रक्चरिंग और रिहेबिलिटेशन के लिए अलग अलग लॉ भी मौजूद हैं। एक है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट 2016, इसके जो है वो ये एक्ट है, और इससे मुतालिक जो है वो इसके रूल्स भी हैं। वो रूल्स जो हैं वो कहलाते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज रूल्स 2019। अब ये जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट जो है ये बेसिकली इसके ऊपर थोड़ा सा एक डिस्प्यूट चल रहा है कि इसके 6 सेक्शन हमारे सिलेबस का पार्ट है कि 11 सेक्शन हमारे सिलेबस का पार्ट है। बहरहाल मैं 11 पढ़ाने वाला हूँ आपको। यहाँ पे भले मैंने 6 लिखा हुआ है, मगर 6 भी अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप सिक्योर होंगे। मगर ये कि मैं आपको 11 पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा अगर आईकेप की तरफ से अगर चंद दिनों में कोई क्लेरिफिकेशन आ जाती है कि भाई 6 के ऊपर ही मौकूफ कर दीजिएगा, तो 6 के ऊपर मौकूफ कर देंगे। तो बहरहाल 6 या 11 के तौर पे आप इसको याद रखिएगा। रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट 2016 के हमें सेक्शन पढ़ने होंगे। और इसके जो रिलेटेड रूल्स हैं, रूल्स मैंने आपको अभी बताया कि एक्ट के साथ जो व्हाट टू डू के बारे में हाउ टू डू होता है वो रूल्स में होता है। तो इसके एक्ट के जो है वो रूल्स यहाँ पे हैं 4 नंबर पे। और रिहेबिलिटेशन के लिए जो एक्ट है उसका नाम है कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन एक्ट 2018, और इसके रिलेटेड रूल्स हैं कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन रेगुलेशन 2019। तो इसको जो है वो 5 एरियाज को पढ़ा जाए तो ये बहरहाल जो है वो आपका ये 3 टॉपिक मुकम्मल हो जाते हैं। ये 10 से 15 नंबर के, ये काफ़ी आसान है निस्बतन सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के। ये भी एक क्लास में हो जाता है। कंपनीज एक्ट 2017 के 276 से 292, और रिहेबिलिटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग भी जो है ये एक एक क्लास के टॉपिक हैं। तो अफेक्टिवली ये 3 क्लास के अंदर जो है वो आपका 10 से 15 नंबर का एरिया मुकम्मल हो जाता है। और निस्बतन जो है वो टेक्निकल भी कम है। याद रखने की खैर कुछ चीजें हैं इसमें, मगर चूंकि ओपन बुक होता है तो याद रखने के ऊपर तो अगर आप जो है वो मुत्तफिक ना भी हो तो भी बहरहाल जो है वो काम चल सकता है। अच्छा, स्पेशलाइज कॉर्पोरेट लॉ में पाकिस्तान में एक है एनबीएफसी सेक्टर। एनबीएफसी सेक्टर का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है ये बेसिकली जो है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, लीजिंग कंपनीज है, इन्वेस्टमेंट बैंक है। म्यूचुअल फंड पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। इसमें अवाम का पैसा जो है वो शामिल है। और आज स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुई है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना वन डे फ्री फॉल जो है वो स्टॉक मार्केट का नहीं आया। तो इसके ऊपर जो है वो लोग म्यूचुअल फंड को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत हेवी सेलिंग की है, और जो है वो इसकी वजह से बहरहाल मार्केट में ये जो है वो डाउनफॉल आया है। तो म्यूचुअल फंड बहरहाल काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। तो म्यूचुअल फंड या फिर एक दूसरी एनबीएफसीज जो हैं वो क्या होती हैं उसके बारे में बातचीत जो है वो इस एरिया के अंदर सर फहरिस्त है। उसके लिए हमें पहले तो पढ़ना पड़ेगा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन 282 ए से 282 एन। अच्छा, अब ये कंपनीज ऑर्डिनेंस कहाँ से बीच में आ गया? आपने जो अभी कंपनीज एक्ट पढ़ना है मुझसे, उस कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 509 में लिखा हुआ है कि अगर जो है वो आपको कंपनीज एक्ट के अंदर एनबीएफसी के सेक्शन ढूंढने हैं तो वो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कंपनीज एक्ट से पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 होता था। उसके अंदर ये जो सेक्शन है 282 ए से लेकर 282 एन, ये कहलाते थे एनबीएफसी के सेक्शंस। तो कंपनीज एक्ट ने आज इन सेक्शंस को रिटेन किया है। इसको कहते हैं सेविंग्स। पुराना लॉ है, खत्म हो चुका है, मगर उनके सेक्शंस को आज भी सेव किया गया है। सारे सेक्शंस को सेव नहीं किया गया, एनबीएफसी से मुतालिक सेक्शंस को सेव किया गया।
कंपनीज एक्ट अभी तक तैयार नहीं है, हालांकि 2017 में आ चुका था कि वह एनबीएफसी को सही स्टडी कर सके और इसके बारे में नए कानून मुरतब कर सके। तो उन्होंने कहा पुराने कानून को हम अपने अंदर दोबारा से छापना मुनासिब नहीं समझते, ये कह देते हैं कि उसको हम रिटेन कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, आगे जिंदगी आई तो इंशाल्लाह इसके बारे में अलग से कानून बना देंगे। मगर वो अभी तक बहरहाल पुराने कानून को ही 2024 में भी चला रहे हैं। तो आपके लिए भी यही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के ये सेक्शन एनबीएफसी से मुतालिक आप पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड से मुतालिक, तो इसके रिलेटेड जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। एनबीएफसी रूल्स 2023 है एक, उसके रूल नंबर 1 से लेकर 7 तक हमें पढ़ना होगा। एनबीएफसी एंड नोटिफाइड एंटिटीज रेगुलेशन 2008 है, इसके जो है वो ये सिलेक्टेड रेगुलेशन 2, 3, 9, 10, 15, 20, 16 से 18 और 25 हमें पढ़ने होंगे। ये तीन जो है वो एरिया पढ़ेंगे, 1, 2, 3, तो ये एनबीएफसी पूरा हो जाएगा। एनबीएफसी उमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि ये 8 से 10 नंबर का एग्जाम में आ जाता है। बाकी 5 से 7 नंबर का इंश्योरेंस या बैंक में से आ जाता है। तो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस भी फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट है पाकिस्तान में, और बैंक भी जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट है, बल्कि बहुत प्रोमिनेंट पार्ट है और सरबराह है फाइनेंशियल सेक्टर का। तो ये इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस और बैंक ऑर्डिनेंस, आपको अंदाजा हो गया होगा कि इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग के बारे में बातचीत करता है, और इसके ये सिलेक्टेड सेक्शंस हमारे सिलेबस का पार्ट है। 1 to 4, 5 से लेकर 13 तक, 14, 28, 35, 36, 45, 48 से लेकर 48। और फिर यहाँ पे जो है वो बैंक में देखेंगे तो 1, 2, 5, 6, 9, 11, 13 से 19, फिर 21, 22, 24, 29, 34 से लेकर 38। इन सेक्शंस में क्या है इंशाल्लाह जगह पे देख लेंगे। मगर अफेक्टिवली आप ये देखें कि ये वाला जो 10 से 15 नंबर एरिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि आपको कुछ जो है वो स्पेशलाइज कॉर्पोरेट लॉ पढ़ने हैं, तो ये स्पेशलाइज कॉर्पोरेट लॉ पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेक्टर है। और पूरा फाइनेंशियल सेक्टर नहीं लिया, फाइनेंशियल सेक्टर में तो मुदारबाज भी आते हैं, मगर एक बहरहाल इसके अंदर इन्होंने क्या लिया हुआ है, एक एनबीएफसी का एरिया लिया है, एक बैंक लिया है और एक इंश्योरेंस लिया है, और उसके सिलेक्टेड प्रोविजंस हमारे सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, अब ये आखिरी जो एरिया है, ये है हमारा अदर रिलेवेंट लॉज। अदर रिलेवेंट लॉज जो हैं इसके अंदर जो है वो 30 से 40 नंबर हैं, और इसमें हर लॉ दूसरे से डिस्क्रीट है, यानी कि ऑल टुगेदर टॉपिक ही अलग है। सबसे पहले है फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जहाँ पे भी फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स होती हैं, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो, तो वहाँ पे स्टेट बैंक इन्वॉल्व हो जाता है। तो चैप्टर 19 जो है वो बेसिकली लोन से मुतालिक है कि जब आप फॉरेन करेंसी लोन लेते हो देते हो तो क्या कुछ करना चाहिए। और चैप्टर 20 जो है वो सिक्योरिटीज से मुतालिक है कि जब अगर कोई फॉरेनर्स को, यानी कि जैसे कि यूनिलीवर की होल्डिंग कंपनी फॉरेनर है, तो उसने पाकिस्तान में जब पैसे रवाना किए थे पाकिस्तानी सब्सिडरी को बनाने के लिए, तो कैसे किए थे। पाकिस्तानी कंपनियों ने ऑफशोर कंपनियां बनाई हुई हैं, कैसे बनाई हुई हैं। अ, अगर आप जो है वो लॉरियल में काम करते हो तो लॉरियल में पाकिस्तान में लॉरियल में काम करोगे, और लॉरियल की जो पेरिस की कंपनी है उसके शेयर्स आपको एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम में मिलते हैं, वो कैसे मिलेंगे, कैसे बाहर पैसे रवाना करेंगे, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी, यानी चैप्टर 20 में मिलेगी। तो चैप्टर 19 और 20 जो है हमारे सिलेबस का पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल का। 19 लोन से मुतालिक है, 20 जो है वो सिक्योरिटी से मुतालिक है। और इसके ऊपर जो है वो अगेन ये येलो हाईलाइटेड है, तो इसमें जो है वो क्या अमेंडमेंट आई है, वो अमेंडमेंट आई है इसके अंदर। एक है फॉरेन एक्सचेंज, इसको कहते हैं एफई सर्कुलर। एफई स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज सर्कुलर। तो फॉरेन एक्सचेंज सर्कुलर 1 ऑफ 2024, इसके थ्रू जो है वो चैप्टर 20 में अमेंडमेंट्स आई हैं, 19 में तो कोई नहीं आई। तो ये 12 अमेंडमेंट हमें कैटर करनी होगी। अच्छा, फिर इसके बाद एक है कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन नाम से लग रहा है कि मार्केट में जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे जो है वो गुड्स हो, चाहे सर्विसेज हो, ऑडिट सर्विसेज हो, या बहरहाल हमारी टीचिंग की सर्विसेज हो, या आईटी सर्विसेज हो, ये मोनोपोलाइज सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर जो है वो हमारी ऑडिट के प्रोफेशन में ही देख लें, तो बहरहाल जो है वो शुरू की जो 2, 3 फर्म्स हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रोंगर हैं कि बाकी की जो फर्म्स हैं नीचे वाली, वो इनसे काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये इतनी ज़्यादा मोनोपोलाइज टाइप की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट को देख लें तो आईकेप का एक
बहुत बड़ा जो है वो स्टेक है पाकिस्तानी जो है वो अकाउंटेंट्स में। आईसीएमए भी है, मगर वो इससे काफी नीचे दर्जे पे, यानी काफी जो है वो दूर है। एसीसीए को देखें तो वो भी काफी दूर है। तो एक ऐसी सिचुएशन के जिसमें किसी भी इदारे की मोनोपोलाइज सिचुएशन हो, उसको अच्छा नहीं समझा गया, उससे कस्टमर को नुकसान होता है। जितनी ज्यादा कंपटीशन होगी उतनी ज्यादा क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट और उतनी ज्यादा प्राइसिंग में रैशनलाइजिंग होगी। तो ये इस लॉ का मकसद है, इसमें सिखाया जाएगा कि कंपटीशन क्यों होना चाहिए, कंपटीशन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह चैप्टर 1 और 2 इसके जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो देखे जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो आप लोगों ने ऑडिट वगैरह के अंदर भी इसके बारे में काफी चीजों को सुना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो ये चीज होती है कि अगर किसी के पास काला धन है, मनी लॉन्ड्रिंग की जो है वो उमूमी एग्जांपल के अनटैक्स अमाउंट जो होता है वो भी जो है वो बेसिकली काला धन कहलाता है। अगर किसी के पास जो है वो खुदा न खास्ता कोई जुर्म की रकम है, वो उसने स्मगलिंग वगैरह की है, तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स है कि भाई जो है वो उसने ये जुर्म की जो रकम होगी उसको कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया होगा, इंक्लूडिंग टैक्स अथॉरिटीज को भी डिस्क्लोज नहीं किया होगा। तो जो काला धन होता है उसकी प्रोमिनेंट एग्जांपल ये होती है कि वो टैक्स रिटर्न के थ्रू राउट नहीं होता है। तो ये काला धन या जो बेसिकली जो है वो ब्लैक मनी होती है, इसको वाइट करने के जो मुजरिमाना तरीके हैं, उसकी सदेबाप के लिए कानून बना हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे लोग ये करते हैं कि आपने बाहर से कोई प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट की, वो $10,000 की है। आपने जो है वो सप्लायर को कह दिया आप $20,000 की इनवॉइस भेज दें। यहाँ से आपने जो है वो $20,000 रवाना कर दिए। बाहर से जो है वो 12, वो जो सप्लायर है वो $10,000 जो है वो आपको वापस करेगा, क्योंकि आपने एक्सेस इनवॉइस के ऊपर पेमेंट की है। अब वो बाहर से जो है वो $10,000 आपको होम रेमिटेंस के नाम से भेज देता है कि आपका कजन है उसने भेज दिया, आपका मामू है उसने भेज दिया। अब पाकिस्तानी लॉ इसको प्रोटेक्ट करते हैं कि बाहर से जो रेमिटेंस आती है उसको रोक दो, उसके बारे में जो है वो कोई पूछ गुछ ना करो, उसके बारे में कोई इंक्वायरी ना करो। एज अ रिजल्ट जो है वो सूरत हाल ये होगी कि जो पैसा पहले काला धन था उसको आपने जो है वो इंटरनेशनल राउट करवा दिया, बाहर से जो है वो घुमा के ले आए तो वो वाइट हो गया। तो ये वाइट करना भी बहरहाल जो है वो एक आर्ट है। लोग ये किस तरीके से करते हैं, वो गवर्नमेंट इसको पकड़ लेती है तो किस तरीके से पकड़ रही है, इसके बारे में इंशाल्लाह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में हम पढ़ेंगे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन 2015 हमारे सिलेबस का पार्ट है। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन 2020 हमारे सिलेबस का पार्ट है। आईकेएफ की जो सिलेबस बुकलेट है उसके अंदर खाली ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन 2020 ही लिखा हुआ है, 15 नहीं लिखा हुआ। और ये 15 जो है वो आपके कॉम्पेंडियम में मौजूद है। तो मैंने अभी आपसे अर्ज की कि कॉम्पेंडियम में जो चीज़ है बस वही आपके सिलेबस का पार्ट है। जो एग्जाम में किताब आपको दी जाएगी बस वही सिलेबस का पार्ट है। तो हम इंशाल्लाह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन 2015 भी क्लास में कवर कर रहे होंगे। 2 पेज का लॉ है। इफ ये सिलेक्टेड प्रोविजंस आपके सिलेबस का पार्ट है, ये शायद 1 से 1.5 पेज बनेगा। और इसके ऊपर कोई मजीद रिसर्च की हमें ज़रूरत नहीं है कि ये पार्ट है कि पार्ट नहीं है। ईमेल आई के को लिख रहे हैं, इधर से पूछ रहे हैं, उधर से पूछ रहे हैं। जितनी ज़्यादा देर आपको रिसर्च में लगेगी, इससे कम टाइम में आपने जो है वो बहरहाल इसको कवर कर लेना है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक ये 3 चीजें हमें पढ़नी होगी। उसके बाद लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां होती हैं उसके ऊपर कंप्लाइंसेस की भरमार है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लिस्टेड कंपनी होती है तो उसके ऊपर सिक्योरिटीज एक्ट भी अप्लाई होता है, फिर बताया कि पीएसएक्स रूल बुक भी अप्लाई होता है। अब ये भी बता रहा हूँ कि इसके ऊपर एक कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जिसकी एक रिपोर्टिंग भी बहरहाल आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब ऑडिट करते हो तो उस वक्त आप अपनी रिपोर्ट भी इसके ऊपर भी कंप्लाइंस के ऊपर डालते हो। ये लिस्टेड कंपनीज जो हैं कौन कौन से कोड्स को किस तरीके से फॉलो करती हैं, यानी कि ये सीओसीजी रेगुलेशन 2019 की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसको फॉलो करें तो क्या होता है, नहीं फॉलो करें तो क्या होता है, इसके बारे में इंशाल्लाह बातचीत। इसके ऊपर जो है हमें अगेन ये येलो हाईलाइटेड है तो इसके अंदर एक एसआरओ आया है, जिस एसआरओ का नाम है बेसिकली ये देखिए, एसआरओ 920 ऑफ 2024
जिसके अंदर इसमें अमेंडमेंट आई है, यानी कि इस कोड में अमेंडमेंट आई है। इसमें जो है वो क्या कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, यानी ठीक ठाक अमेंडमेंट्स आई हैं, तो वो इंशाल्लाह जो है वो जगह पे देख लेंगे। मगर एक बहरहाल दिस इज द लास्ट डॉक्यूमेंट विच वी हैव टू गो थ्रू विद द अमेंडेड वर्जन। देर आर 4 डॉक्यूमेंट्स जिसमें अमेंडमेंट्स आई है। एक तो फॉरेन एक्शन मैनुअल में बताया, एक जो है वो 920 एसआरओ के थ्रू सीओसीजी लिस्टेड कंपनी के उसमें अमेंडमेंट आई। इसके अलावा एसआरओ 1516 के थ्रू जो है वो कंपनीज रेगुलेशन 2024 में अमेंडमेंट आई। इसके अलावा जो है पीएस6 रूल बुक में अमेंडमेंट्स आई है। 4 अमेंडमेंट जो है वो हमें एग्जाम के लिए हैंडल करनी होगी अपनी किताबों में एज कम्पेयर टू लास्ट अटेम्प्ट। अच्छा, फिर मजीद बातचीत है हमारी कि अगर गवर्नमेंट की जो है वो 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है किसी कंपनी में, तो 51% शेयर होल्डिंग होती है गवर्नमेंट की, या 50% से ज्यादा जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड पे, तो उस कंपनी को कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी ऐसी कंपनी होगी जो बनेगी तो कंपनी एक्ट में, मगर उसके शेयर होल्डर के अंदर जो है वो गवर्नमेंट मौजूद होगी, या बहरहाल उसके डायरेक्टर्स में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स मेजोरिटी में बैठे हुए होंगे, तो उस केस में उसको पब्लिक सेक्टर कंपनी कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर कंपनी के ऊपर इन्होंने एक और रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि कंपनीज एक्ट तो फॉलो होगा ही होगा, इसके ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसका अलग से है 2013 का, वो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो अगर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी लिस्टेड कंपनी भी हुई, तो उस सूरत हाल में लिस्टेड कंपनी के सारे कवानीन तो वो फॉलो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ ये पब्लिक सेक्टर कंपनी के कवानीन भी इसके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएंगे। ये जो हम इजी पैसा है, जेज कैश है, यानी कि जो सैटेलाइट कंपनी, ये मोबाइल फोन कंपनियां हैं, इसके थ्रू जो है हम जो है वो फंड्स को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करते हैं। तो ये किस तरीके से हो रहा है, ये टेलीकॉम कंपनियां जो हैं ये फंड ट्रांसफर करने के लिए किस तरीके से इजाज़त लेती हैं, और ये इनको इजाज़त किसने दी, किस कंडीशंस के साथ दी, इसके ऊपर बातचीत इंशाल्लाह जो है वो पेमेंट सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट के थ्रू जो है वो पढ़ा जाएगा। इसके अलावा आखिरी में आई के कोड ऑफ एथिक्स, जो कि बहरहाल ज्यादा बेहतर तो ये होता कि इसको ऑडिट में पढ़ाया जाता, मगर ऑडिट में भी पढ़ा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है ये कॉर्पोरेट लॉ में भी रखा हुआ है, और इसके अलावा मेरा जो दूसरा सब्जेक्ट है टैक्सेशन, उसके अंदर भी इन्होंने कोड ऑफ एथिक्स को रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो बेसिकली जो है वो लिमिटेड वे में पार्ट 1 और पार्ट 2 को जो है वो बहरहाल हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ 7 ये लॉ हैं, और वो भी सिलेक्टेड सिलेक्टेड, ये रेगुलेशन वो रेगुलेशन, तो ये भी काफी जल्दी मुकम्मल हो जाता है, और ये 30 से 40 नंबर का सिर्फ है। तो 30 से 40 नंबर का होने के बावजूद भी बहरहाल जो है वो इतने सारे लो होने के बावजूद भी ये उसके मुकाबले में कम टाइम खर्च करता है, जो कि जो है वो पहला वाला एरिया है जिसको मैंने सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस कहा। मगर वो सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस जो है वो इन एरियाज के ऊपर एक रूट है, उसको अगर नहीं हैंडल किया जाता सही से, तो फिर इसका सवाल हैंडल नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि खाली फॉरेन एक्शन मैनुअल के ऊपर सवाल पूछेगा, वो फॉरेन एक्शन मैनुअल को लिंक कर रहा होगा कंपनी एक्ट के थ्रू, और वहां पे अगर ग्रिप नहीं हुई तो फिर ये हैंडल ही नहीं होगा। तो बहरहाल ये चीज़ों के ऊपर टाइम तो कम लगता है, जैसे मैंने कहा अदर लॉस के ऊपर भी, और एनबीएफसी के ऊपर भी, और इसके अलावा मेडिएशन और आर्बिट्रेशन के ऊपर भी। मगर एक इसके बावजूद भी बंदा यहाँ पे अच्छी ग्रिप के बावजूद भी पास नहीं हो पाता। रीज़न ये कि सीढ़ी उसने मुकम्मल नहीं की, और सीढ़ी मुकम्मल करने के बावजूद भी भारत पास नहीं करना पड़ पाता बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ग्रिप नहीं है। ग्रिप ना होने की मेजोरिटी केसेस में रीजन ये होती है कि ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है। ड्राफ्टिंग अच्छी ना होने की रीजन क्या होती है कि टाइम अवेलेबल नहीं होता उसको तैयार करने का। अच्छा, अब जल्दी से जो है वो हम एक दो और बातें कर लेते हैं। ये जो सिलेबस को पढ़ लिया, इसके अंदर लगे लगे ये बातें भी हम समझ लें। सिलेबस का एक कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू ले लिया मैंने, आपको गाइडलाइन दे दी। मजीद में आपको एक दो कुछ साथ साथ बातें भी बता दूं। N1 में आपको बताना चाहता हूँ कि ये लिस्टेड कंपनी क्या होती है। लिस्टेड कंपनी को जरा चेक कीजिए। सेक्शन 2 में नॉर्मली पाकिस्तान में जो भी लॉ पढ़ेंगे तो उसका सेक्शन 2 या रेगुलेशन 2 जो है वो डेफिनेशन का होता है। तो कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन 2 है उसके बाद जो सब सेक्शन नंबर 1, और ये जो इसके बाद वाला जो ब्रैकेट होता है इसको क्लॉज कहते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 38 में लिखा हुआ है कि लिस्टेड कंपनी वो होती है कि ये हमेशा पब्लिक कंपनी होगी। एक आपको आइडिया होगा, एक प्राइवेट कंपनी भी होती है, मगर प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी अ लिस्टेड कंपनी। ये इस डेफिनेशन से आपको वाज़ेह हो गया। पब्लिक कंपनी होगी, या ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट होगी, या कोई और एंटिटी होगी, लाइक म्यूचुअल फंड वगैरह भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट होते हैं। तो कोई और एंटिटी हो चलेगी,
कंपनी की शक्ल में आए तो सूरत हाल में ये पब्लिक कंपनी होनी चाहिए या ये बॉडी कॉर्पोरेट होगी। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है उसको अभी थोड़ी देर में समझाते हैं। जिसकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। स्टॉक एक्सचेंज से मुराद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे चूंकि सिक्योरिटीज का तस्करा है तो उस सूरत हाल में हम इसको जो है वो ये कहेंगे कि ये शेयर्स भी हो सकते हैं, कोई बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, कोई डेट सिक्योरिटी भी हो सकती है, कोई रिडीमेबल कैपिटल भी हो सकता है। और ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो म्यूचुअल फंड्स तो यूनिट्स जो है वो जारी करते हैं वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा मुदारबा होते हैं तो मुदारबा सर्टिफिकेट जारी करते हैं। दोबारा कुछ भी हो तो कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो भी आप उसका नाम दें, मगर अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के प्रोसेस से गुजर जाए तो आइंदा से उस कंपनी को आप लिस्टेड कंपनी कहिएगा। और लिस्टेड कंपनी की हमारे पास एग्जाम के लिए रिलीवेंस ये बन जाती है कि इसके ऊपर हम एग्जाम के सवाल के लिए एडिशनली 3 लॉ को अप्लाई करने के पाबंद हो जाते हैं। एक तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि इसके ऊपर सिक्योरिटीज एक्ट 2015 तो अप्लाई नहीं हो रहा। फिर हमें ये चेक करना पड़ता है कि हमें इसके ऊपर पीएसएक्स रूल बुक तो अप्लाई नहीं करना। फिर हमें ये अप्लाई करना पड़ता है कि इसके ऊपर जो है वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, मजीद ये बात कि ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या चीज़ है जो इसके अंदर दरमियान में नजर आ रही है। अब बॉडी कॉर्पोरेट ऐसे है कि जैसे आईकेप जो है ना, आईकेप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, इसके आप जो है वो जो फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू ये बना हुआ है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961। और आईसीएमएपी है, आईसीएमएपी बना हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्ट 1966 के थ्रू। अब इन दोनों के कानून में आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ है कि आईकेप जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। आईसीएमएपी के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट है। अब एफबीआर है, एफबीआर का जो कानून है एफबीआर एक्ट उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एफबीआर एक बॉडी कॉर्पोरेट है। इसी तरीके से एससीसीपी जो बना हुआ है एससीसीपी एक्ट के तहत तो उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि एससीसीपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या चीज होती है? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये होता है कि आपको कॉर्पोरेट स्टेटस नवाजा जा रहा है। कॉर्पोरेट स्टेटस बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कंपनीज एक्ट का कॉर्पोरेट स्टेटस होता है जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये क्यों इन्होंने अलग से कानून से जो है वो कंपनी बनाई, कंपनीज एक्ट के थ्रू क्यों नहीं बनाई? तो एससीसीपी का जो काम है वो कंपनीज एक्ट के निज़ाम के अंदर फिट नहीं होगा। कंपनीज एक्ट में वो कंपनियां बने जो कि कारोबार करती है। एससीसीपी तो एक रेगुलेटर है, उसको कंपनीज एक्ट के जो है वो सेक्शंस के अंदर कैसे उलझा सकते हैं? वो तो एससीसीपी का तो काम ये है कि कंपनीज एक्ट की कंप्लाइंसेस को इंश्योर करवाए। इसी तरीके से एफडीआर है, उसकी भी एक सॉवरेन स्टेट है। उसकी जो है वो जनरल कंपनियों के तरीके से जिंदगी नहीं गुजर सकती है, इसीलिए उसका अलग से कानून बनाया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसके जो है वो कानून के अंदर जाके देखिएगा स्टेट बैंक पाकिस्तान बना है एसबीपी एक्ट 1956 के तहत। उसके अंदर कानून में लिखा हुआ है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है जरा वो समझते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट ये होती है कि आप कंपनी एक्ट के तहत अगर बनते हो तो बॉडी कॉर्पोरेट हो ही हो, यानी कॉर्पोरेट एंटिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो कंपनी पाकिस्तान से बाहर भी बनती है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। जैसे कि पाकिस्तान में सिटी बैंक है, सिटी बैंक पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुई है, पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, पाकिस्तान में ब्रांच की शक्ल में ऑपरेट कर रही है, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट की तारीफ में आ गई। इसके अलावा स्टेशनरी बॉडी, अब ये जैसे एफबीआर है, आईकेप है, आईसीएमएपी है, एससीसीपी है, इसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट की तारीफ में ले लेते हैं। इसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट की तारीफ में ले लेते हैं क्योंकि इनके अपने कानून में लिखा हुआ है कि बॉडी कॉर्पोरेट है। तो कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट की जो रिलीवेंस है वो ये है कि बॉडी कॉर्पोरेट इज ऑल्सो अलाउड टू गो फॉर द लिस्टिंग। ये नहीं कह रहे कि लिस्टिंग पे जाएगा ही जाएगा, आना चाहें तो आ सकते हैं। अगर आप जो है वो कंपनीज एक्ट में बने हुए हैं तो आप आ ही सकते हैं क्योंकि आप पहली लाइन में भी लिखे हुए हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर के लॉ में भी हैं तो भी आप लिस्टिंग के ऊपर आ सकते हैं क्योंकि आप बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आ रहे हैं। और आप अगर स्टेशनरी बॉडी हैं जिसको बॉडी कॉर्पोरेट कहा गया है तो भी आप जो है वो बहरहाल लिस्टिंग के प्रोसेस के अंदर आके अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट करवा सकते हैं। ये नहीं कह रहे कि आना ही पड़ेगा। आईकेप क्यों आएगा? जाहिर बात है उसको सरमाए की जरूरत ही नहीं है। आईसीएमएपी क्यों आएगा? एफबीआर क्यों आएगा? एससीसीपी क्यों आएगा? नहीं आएंगे। मगर ये कि एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, एनबीपी एक्ट 1949 के तहत स्टेशनरी बॉडी है, वो बॉडी कॉर्पोरेट अपने कानून के अंदर लिखी हुई है, वो आई है लिस्टिंग पे, उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। इसी तरीके से पीएनएसी है, वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो अगर कोई होगी तो वो भी लिस्टिंग के ऊपर आ सकती है क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट इज वेरी वेल कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। अच्छा, मगर बॉडी कॉर्पोरेट में ये 2 लोग नहीं आएंगे। एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि जो है वो
कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के तहत बनी हुई है। अब इसकी रीजन के ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई बैकग्राउंड है इसका। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो पाकिस्तान में बनती है, ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए बनती हैं। इसके अंदर जो है वो जो कानून लगता है उसका नाम है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। उस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी। मगर हमारी कॉर्पोरेट लॉ की डेफिनेशन में उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर कर रहे हैं, मीनिंग देयर बाय उसको हम कभी भी लिस्टिंग पे नहीं आने देंगे। इसलिए लिस्टिंग पे नहीं आने देंगे कि लिस्टिंग पे आना हो तो कंपनी बन के आओ, वो तो है नहीं। लिस्टिंग पे आना हो तो अदर एंटिटी नहीं, वो भी नहीं है। तो हम बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे, यस बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे आ सकते थे, तो हम तो नहीं आ सकेंगे। क्यों? आप कौन है? आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में। इसी तरीके से अगर कोई और एंटिटी हो, यानी उस ऊपर में से कोई जो कि कंपनी नहीं है, यानी कि पहली वाली लाइन को छोड़ दीजिए, जिसको फॉर द टाइम बिंग इनफोर्स कंसर्न मिनिस्टर इंचार्ज, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन के थ्रू कह दे कि हम इसको बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं रहना जाना चाहते। मिसाल के तौर पे, ऐसा है नहीं मगर शायद ये हो कि फाइनेंस मिनिस्टर का है कि पाकिस्तान में एक ब्रांच है जिसका नाम है ईएनआई। ये ईएनआई इंटरनेशनल की पाकिस्तान में ब्रांच है। या मिसाल के तौर पे सिटी बैंक, जो कि सिटी बैंक आईएनसी यूएसए की कंपनी की ब्रांच है। या आईबीएम पाकिस्तान, जो कि आईबीएम आईएनसी यूएसए की ब्रांच है। इसको मिनिस्टर इन इंचार्ज, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर यानी पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर ये कह सकता है कि इसको हम बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से निकाल रहे हैं। तो भाई क्यों निकाल रहे हैं, वजह क्या होगी? इसलिए वजह होगी कि जो बॉडी कॉर्पोरेट की तारीफ में रहेगा वो पब्लिक ऑफरिंग कर सकता है, पब्लिक से सरमाया इकट्ठा कर सकता है। तो जिस बॉडी कॉर्पोरेट को हम नहीं आना देना चाहते होंगे लिस्टेड के लिए, तो इसको हम बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से निकाल देंगे। एक को तो हमने लकब दे के निकाल दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और एक को जो है वो, यानी किसी और को अगर हमें निकालना होगा तो निकालने के लिए हम जो है वो उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिसको अक्सर और बेशतर प्रैक्टिकल लाइफ में एसआरओ कहते हैं। एसआरओ स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी रूल एंड ऑर्डर। इसके थ्रू इसको निकाल देंगे। बॉडी कॉर्पोरेट से निकालने का आज की क्लास में जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो ये है कि जैसे ही बॉडी कॉर्पोरेट से आप निकले तो आप जो है वो बहरहाल पब्लिक ऑफरिंग के लिए, लिस्टिंग कंपनी बनने के लिए इनएलिजिबल हो जाते हो। कोई पब्लिक कंपनी, कोई लिस्टेड कंपनी बनना चाहे, पाकिस्तान से बाहर की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो, वो भी आ सकती है ये कहते हुए कि भाई हम बॉडी कॉर्पोरेट की तारीफ में शामिल हैं सीरियल नंबर बी के अंदर। मगर टिल द टाइम कि जब तक वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में रहें, अगर कभी इनको मिनिस्टर ने, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एसआरओ के थ्रू बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से निकाल दिया, तो देन दे विल नॉट बी अलाउड टू कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, एंड एज अ रिजल्ट दे विल बी डिबार्ड टू मेक द पब्लिक ऑफर फॉर रेजिंग द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। हाँ, पहली वाली लाइन के लिए जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, so far as they are the public companies, they are always allowed to come for the public offering because of the reason मिनिस्टर इन इंचार्ज ने जो पावर रखा हुआ है, ये पावर में देखिएगा कि वो कंपनी को कभी भी एक्सक्लूड नहीं कर सकता। कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट की तारीफ से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। अगर एक्सक्लूड करेगा तो वो बेसिकली बी नंबर को और सी नंबर को एक्सक्लूड करेगा, बाकी ए को कभी भी वो एक्सक्लूड नहीं कर सकता। ये पॉइंट नंबर 2 के अंदर, एक्सक्लूजन के पावर के अंदर एक एक्सेप्शन है कि पहले वाले पॉइंट को, यानी ए को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब अगर आपको और मजीद मैं बताऊं कि बॉडी कॉर्पोरेट की तारीफ ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब आइडियाज लिमिटेड जो है, ये बॉडी कॉर्पोरेट की तारीफ है। डेफिनेशन आपने पढ़ ली। 3 लोग होते हैं, कंपनी एक्ट के तहत बने हुए हैं, या फिर एक पार्लियामेंट के किसी लॉ के तहत बने हुए हैं, लाइक एनबीपी, लाइक एसबीपी मैंने आपको बताया, या फिर एक जो वो पाकिस्तान से बाहर के लॉ के तहत बने हुए हैं। अब इसमें देखिए, आइडियाज लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड है पाकिस्तान में, और इसकी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, इन ऑपरेटिंग ब्रांच ऑफिस अराउंड द ग्लोब। पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है और पाकिस्तान से बाहर ये अपनी ऑपरेशंस कर रही है। पाकिस्तान में ऑपरेशन करें ना करें इससे हमें कंसर्न नहीं है, ये बॉडी कॉर्पोरेट की तारीफ में आ गई क्योंकि ये पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है। एग्जाम्पल 2, आइडिया आईएनसी। जो कंपनियां पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेटेड होती हैं उनके नाम के आगे अक्सर और बेशतर ये आईएनसी और पीएलसी इस तरीके से लिखा होता है, तो उससे भी पहचान हो जाती है। मगर यहाँ पे खैर सवाल में भी लिखा हुआ है कि ये यूएसए में इनकॉर्पोरेटेड है और इसकी पाकिस्तान में एक ब्रांच ऑफिस है।
तो इस कंपनी को जनरली हम कहते हैं फॉरेन कंपनी, पाकिस्तान में उसकी ब्रांच है, बाहर बनी बाहर है ये बॉडी कॉर्पोरेट है। क्योंकि ये कंपनी तो नहीं है, कंपनी नहीं है तो इसको कंपनी तो नहीं कह सकते, मगर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आ जाती है। ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कौन से वाले पॉइंट में आती है? ये पॉइंट नंबर बी के अंदर आ जाती है। देख रहे हैं ना, ये बी के अंदर आ जाती है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर। और ये जो है वो कंसर्न मिनिस्टर इंचार्ज के खतरे में है कि कंसर्न मिनिस्टर इंचार्ज जो है वो, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एसआरओ जारी कर दे। क्यों जारी करेगा उसकी मर्जी, वो जाहिर बात है आपका सब्जेक्ट नहीं है। तो फेडरल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसके ऊपर एसआरओ जारी करके इसको बॉडी कॉर्पोरेट से निकाल सकता है, ये इसके पास पावर है। और ये पावर अगर एक्सरसाइज करेगा तो आज की क्लास में हमारी जो है वो वर्केबिलिटी ऐसे बनेगी कि अब इसको हम पब्लिक ऑफरिंग के लिए नहीं आने देंगे। तीसरे नंबर पे एक सुंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है पाकिस्तान में। ये हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ में तो लिखा हुआ है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, मगर कंपनीज एक्ट में ये कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसको स्पेसिफिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्पेसिफिकली बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से निकाल दिया गया है। अच्छा, मजीद आपको एक और जो है वो डेफिनेशन के ऊपर थोड़ी सी जहमत दें। मैंने आपको बताया कि पब्लिक सेक्टर कंपनी वो होती है जो कि बनती तो कंपनीज एक्ट के तहत है, मगर इसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। और गवर्नमेंट के कंट्रोल वाली ये जो एंटिटी है पब्लिक सेक्टर कंपनी, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट तो अप्लाई होता ही होता है, और इसके ऊपर एक पब्लिक सेक्टर कंपनीज रूल्स 2013 है वो भी हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी की तारीफ कैसे निकलेगी? ये एक ऐसी कंपनी होती है जो कि कंपनीज एक्ट में पब्लिक या प्राइवेट के तौर पर बनी है, और इसके अंदर जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल है गवर्नमेंट का। वो कंट्रोल नहीं है तो इसके ऊपर जो है वो 51%, नॉर्मली 50% हर जगहों पे लिखा होता है, मगर इस वाली डेफिनेशन के अंदर जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 154 में लिखी हुई है, गवर्नमेंट का कम से कम जो है वो 51% जो है वो स्टेक होगा। और इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, क्या मतलब कि गवर्नमेंट डायरेक्टली कैरी करे, या फिर एक गवर्नमेंट की कोई एजेंसी, जैसे कि पाकिस्तान में अक्सर और बेशतर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग प्राइवेटाइजेशन कमीशन कैरी करती है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कैरी करती है, तो कोई गवर्नमेंट की एजेंसी या गवर्नमेंट की कोई स्टेचुटरी बॉडी वो कैरी कर ले। और ये अगर नहीं है आपके पास, यानी बेनिफिशियल शेयर होल्डिंग नहीं है, तो आपके पास पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट और अपॉइंट है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स बोर्ड पे गवर्नमेंट के होते हैं। तो गवर्नमेंट की 51% शेयर होल्डिंग हो जाए तो इसकी बेस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कहलाएगा, और अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल को दूसरे तरीके से निकालना हो तो वो ये है कि मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का इख्तियार होगा। और बाज़ औक़ात गवर्नमेंट की जो एंटिटी होती है वो फलाह के कामों के लिए बनती है, यानी कि चैरिटी और वेलफेयर पर्पस के लिए बनती है। तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट की कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर सेक्शन 42 की कंपनी हो, सेक्शन 42 की कंपनी वो कंपनी होती है जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनती है, यानी कि फॉर प्रॉफिट के लिए नहीं बनती, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनती है, यानी कि चैरिटी और वेलफेयर पर्पस के लिए बनती है। तो जो चैरिटी और वेलफेयर पर्पस की बनने वाली कंपनी होती है वो भी गवर्नमेंट ओन्ड हो सकती है, कोई हर्ज नहीं ऐसा है। तो इसको हम पब्लिक सेक्टर कंपनी कहेंगे, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक ये हो कि मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के हों, या गवर्नमेंट के मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स नहीं है, और जो है वो गवर्नमेंट की 51% या से जायद की शेयर होल्डिंग हो, डायरेक्टली भी हो इनडायरेक्टली भी हो, दोनों चलेगी। तो इसको हम पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर प्रॉफिट के लिए बनी है तो भी ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट बनी है तो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। गवर्नमेंट कौन होती है इसकी तारीफ लिखी हुई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 में, कि ये फेडरल गवर्नमेंट होती है या फिर एक जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। वो हमारे मुल्क में 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तीनों चारों में से कोई भी एक मिल के गवर्नमेंट के साथ मिल जाए, फेडरल गवर्नमेंट के साथ या अकेले, तो वो भी बहरहाल पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाती है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाई हुई है, तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अलग ही पैटर्न पे चल रही है, तो उसके अंदर भी पब्लिक सेक्टर कंपनी काउंट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द रीजन हर जगह पे फेडरल गवर्नमेंट को लाना जरूरी नहीं है, यहाँ पे दरमियान में जो है वो और लगा हुआ है। अच्छा, मजीद ये कि नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय कमीशन आपको इंशाल्लाह सेक्शन 165 पढ़ाया जाएगा। कंपनीज एक्ट में 165 के अंदर एसईसीपी को ये पावर है कि वो किसी भी कंपनी के बोर्ड पे अपना डायरेक्टर या अपने डायरेक्टर्स बिठा सकती है। क्यों बिठाएगी, वजह क्या होगी, वो इंशाल्लाह जगह पे देख लेंगे। तो
एसीसीपी के डायरेक्टर्स अगर किसी कंपनी के बोर्ड पे बैठे हुए होते हैं, तो एसीसीपी भी तो बहरहाल गवर्नमेंट का ही इदारा है। तो इसमें क्या मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अगर एसीसीपी के हों, तो उस सूरत हाल में आप ये कहोगे कि गवर्नमेंट के मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हैं और ये पब्लिक सेक्टर बन जाएगी? तो उन्होंने इसको एक्सक्लूड किया हुआ है। Nomination of directors by the Commission on the board of the Securities Exchange or any other entity or operations of any other law shall not make it a public sector company. स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस वक्त भी जो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट के हैं, यानी कि एससीसीपी के हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज को हम, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को हम जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी तो नहीं कहते, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हों वो पब्लिक सेक्टर बन जाती है। मगर अगर गवर्नमेंट के मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एससीसीपी की तरफ से भेजे गए हैं, तो उस सूरत हाल में एसीसीपी की तरफ से भेजे जाने वाली कंपनियां, वो एसीसीपी की तरफ से भेजे जाने वाले डायरेक्टर्स कंपनियों को पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनाएंगे। वजह यह है कि एसीसीपी की तरफ से जो डायरेक्टर जाते हैं कंपनियों के बोर्ड पे, वो एसीसीपी की शेयर होल्डिंग की वजह से नहीं जाते हैं या एसीसीपी की ओनरशिप की वजह से नहीं जाते हैं, बल्कि एसीसीपी के रेगुलेटर होने के नाते जाते हैं। और पब्लिक सेक्टर कंपनी को पब्लिक सेक्टर कंपनी कहना, ये गवर्नमेंट, ये एससीसीपी, ये जो है वो कॉर्पोरेट लॉ की मिजाज ये है कि गवर्नमेंट की उसके अंदर ओनरशिप होनी चाहिए। अब एसीसीपी तो वो रेगुलेटर होने के नाते अपना मॉनिटर बिठा देता है, तो उसकी बेस पे उसको पब्लिक सेक्टर कंपनी वो नहीं कहना चाहते। हाँ, रियलिटी में जहाँ पे ओनरशिप होती है गवर्नमेंट की, जो कि नॉर्मली प्राइवेटाइजेशन कमीशन के थ्रू होती है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू होती है, पाकिस्तान री इंश्योरेंस के थ्रू होती है, तो फिर उस सूरत हाल में जो है वो उसको पब्लिक सेक्टर कहेंगे। अच्छा, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा। एक कंपनी है पाक अरब रिफाइनरी। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इमाराती गवर्नमेंट के दरमियान, अबू धाबी गवर्नमेंट के दरमियान। और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी 1974 में बनी थी। कंपनीज एक्ट, उस वक्त का जो कंपनी लॉ था जिसको कंपनीज एक्ट टू 1913 बोलते थे, उसके तहत बनी थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके अंदर जो है वो 60% शेयर होल्डिंग कैरी की हुई है, और 40% शेयर जो है वो इमाराती गवर्नमेंट ने, अबू धाबी ने कैरी की हुई है। 51% या इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, तो ये पार्को यानी कि पाक अरब रिफाइनरी पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी। और इसके ऊपर हमें पब्लिक सेक्टर कंपनी रूल्स 2013 अप्लाई करने पड़ेंगे। पाक लिबिया होल्डिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एक है। ये भी जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और लीबियन गवर्नमेंट का। 1978 में ये बनी थी। इसके अंदर जो है वो ओनरशिप स्ट्रक्चर ऐसा है कि बोर्ड रिप्रेजेंट्स आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। एज द गवर्नमेंट डज नॉट हैव ईदर द 51%, इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ना 51% शेयर होल्डिंग कैरी कर रही है क्योंकि 50% शेयर होल्डिंग है, और इसके अंदर डायरेक्टर्स भी इक्वली हैं, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के नहीं है। नतीजतन जो है वो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनी। ये रियल रियल एग्जांपल्स आपको मैं दे रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 3। एक ऐसा वक्त था, बल्कि आज भी ऐसा ही वक्त है, कि एससीसीपी के मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक खुद भी कंपनी है, उसके बोर्ड पे मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एससीसीपी के बैठे हुए हैं। मगर ये पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हों, तो उस सूरत हाल में पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाती है। मगर एससीसीपी के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर दो बोर्ड पे बंदे आए हुए हैं, तो उसकी बेस पे पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाना लॉ का मिजाज नहीं है। और रीजन मैंने आपको बता दिया कि वो रेगुलेटर की कैपेसिटी में है रादर देन ओनरशिप स्ट्रक्चर की कैपेसिटी में। एग्जाम्पल नंबर 4। अगर गवर्नमेंट ये कंसीडर करती है और कर रही है आजकल बहुत सारी कंपनियों के बारे में, माजी में भी किया है, कि वो अपनी कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग्स प्राइवेट शेयर होल्डर को बेच दें, and it is also going to agree that initially a token shareholding will be purchased by the private investor। शुरू में थोड़ी थोड़ी परचेज करेंगे, पैसे देते रहेंगे, परचेज करते रहेंगे, विद द राइट टू अपॉइंट ऑल द डायरेक्टर्स। अब बंदे आपके सारे हमारे बोर्ड पे आ जाएं, ठीक है, मगर शेयर होल्डिंग हम आपको थोड़ी थोड़ी देंगे, बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपने पैसे पूरे नहीं दिए। जैसे जैसे पैसे देते रहेंगे हम आपको शेयर होल्डिंग देते रहेंगे। हाँ, बंदे हमारे यानी बोर्ड से डायरेक्टर रिजाइन कर देंगे वन बाय वन, और आपके बंदे आते रहेंगे। ऑल्दो इन दिस केस द होल बीओडी विल बी रिप्रेजेंटिंग प्राइवेट शेयर होल्डर। अब एक एक करके जो है वो शेयर होल्डर अपना बंदा बिठाता रहेगा, प्राइवेट शेयर होल्डर। तो होगा ये कि भाई सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो बैठ गए बोर्ड पे, किसके? प्राइवेट इन्वेस्टर के। मगर कंपनी अभी भी पब्लिक सेक्टर रहेगी। वजह क्या है? जब तक के 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास रहे।
तो ये कंपनी जो है बहरहाल 51% शेयर होल्डिंग होने के नाते प्राइवेट इन्वेस्टर्स के सारे बंदों को बोर्ड पे बिठाने के बावजूद भी ये पब्लिक सेक्टर ही रही, जब तक कि ये 51% शेयर होल्डिंग भी फारिग ना हो जाए। और ये 51% शेयर होल्डिंग शायद जो है वो वक्त के साथ ये भी फारिग हो जाएंगी, यानी कि जो है वो पैसे आ जाएंगे तो ये भी ट्रांसफर कर देंगे शेयर होल्डिंग भी, तो फिर उस सूरत हाल में फिर ये पब्लिक सेक्टर से बाहर निकल जाएगी। बट टिल द टाइम ये दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज पब्लिक के गवर्नमेंट के पास रहे, ये पब्लिक सेक्टर ही रहेगी। ये तो पास पेपर का भी सवाल है। ये एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आपको एग्जाम में अक्सर और बेशतर ये सवालात जो है कि ये लिस्टेड कंपनी है कि नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है कि नहीं है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है। तो रिसर्च इस टाइप की करेंगे जो मैंने आपको बताया। लिस्टेड कंपनी हो गई तो क्या फायदा होगा, ये होगा कि उसके ऊपर हमें 3 रूल एडिशनली अप्लाई करने हैं, सिक्योरिटीज एक्ट भी, PSX रूल बुक भी, लिस्टेड कंपनी का कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी। पब्लिक सेक्टर बन गई तो क्या होगा, उसके ऊपर पब्लिक सेक्टर रूल्स अप्लाई करने हैं। फिर बॉडी कॉर्पोरेट से क्या फायदा होता है, बॉडी कॉर्पोरेट अगर होती है तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एंटिटी विच इज अलाउड फॉर पब्लिक ऑफरिंग ऑफ द कैपिटल। पब्लिक ऑफरिंग ऑफ कैपिटल बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है वो जो है वो कंफर्ट की बाइस होता है, यानी कि पाकिस्तान की माशाल्लाह जो है दिस इज द 5th मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड एज अ रिजल्ट जो है वो सरमाया अगर अच्छा इकट्ठा हो जाता है पब्लिक से, तो उससे आप जो है वो बहुत ठीक ठाक जो है अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा चाम है ये पब्लिक ऑफरिंग करने का। तो बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर जो है वो आपको ये इजाजत है, मगर अगर बॉडी कॉर्पोरेट से निकल गए तो बहरहाल जो है वो ये इजाजत नहीं होगी। तो बॉडी कॉर्पोरेट की जानकारी के लिए भी आपको जो है वो बहरहाल टेस्टिंग हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसके अंदर हमने आप लोगों को ये समझा दिया कि हमें सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है। फिर हमने थोड़ी सी जो है वो तजुर्बे की बेस पे आपको ये भी हिदायत दे दी कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। बहरहाल माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं और हमसे भी ज़्यादा होशियार हैं, तो कोई ज़बरदस्ती तो हम नहीं कर सकेंगे। बाकी बहरहाल जो है वो मशवरा दिया है, अल्लाह ने चाहा तो जो है वो आपको इसके ऊपर ज़रूर ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी इसके अलावा इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मज़ीद शुरू होने वाले हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। जी जी बिल्कुल अनीक, क्लास नोट्स आप नहीं बनाएंगे ना तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा। माशाल्लाह जो है वो आप चीज़ों को जानते हैं, आपको मालूम है। आपने जो सवाल पूछा है मुझे इससे भी अंदाजा हो रहा है। असल में आप सुनते हैं, यानी कि मुझे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपके कान तो बिल्कुल इस्तेमाल हो रहे हैं, मगर दिमाग इस्तेमाल हो रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो दिमाग शायद कहीं और भी लगा हुआ होगा, साइड में मोबाइल फोन रखा होगा उसको देख रहे हैं, घर वालों को देख रहे हैं। फिर बाद का थकावा भी होता है दिमाग, जाहिर बात है पूरा दिन आपने काम किया होगा तो थके हुए भी होंगे, फर्म के ऊपर भी लोड होता है आपका। तो हो सकता है कि भारत पूरा आप जो है वो अटेंटिव ना हो, तो कान तो आपके इस्तेमाल हो गए। मगर मैंने आपको कहा कि ये तो आपको अपनी बॉडी के अंदर लेक्चर एब्सॉर्ब करने हैं, तो फिर जो है वो ये आपकी जो काबिलियत है आपके अंदर अल्लाह ने जो डाली है उसके साथ ये ब्लेंड होके एक अच्छी जो है वो प्रोडक्टिव सिचुएशन निकलेगी। तो आपको अपने अंदर उतारने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि अपने नोट जरूर बनाइए। हम कुछ नोट्स आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, किसी ने अभी ये भी ग्रुप में सवाल किया है। बहरहाल ये एक्सेल की जो शीटें हैं ये आपके लिए जो है वो बहरहाल एक असाइनमेंट है कि आप इसकी बेस पे अपनी शीटें बनाइए, अपने नोट्स बनाइए। जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन कर लीजिए कि आप जो है वो अपने हाथ से लिखते हैं, मगर वो हाथ से लिखना ऐसा है कि उसके अंदर दिमाग भी इस्तेमाल होता है, उसमें आंखें भी इस्तेमाल होती हैं, उसमें जो है वो अगर आप लिखते लिखते थोड़ा सा उसको लाउडली बोलें तो आपके कानों को भी इस्तेमाल कर लीजिए। यानी कि कहने का मकसद ये है कि बॉडी में जितने भी फाल किरदार अदा करने वाले जो है वो चीज़ें हैं वो सारी के सारी इस्तेमाल होती हैं। तो इसीलिए अल्लाह ने पहली वही के अंदर अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम के नाम से बात की है। यानी कि पहली वही के अंदर अल्लाह ने कोई रोज़े रखने की बातचीत नहीं की, कोई नमाज पढ़ने की बातचीत नहीं की, कोई वादानियत की बातचीत नहीं की, कोई जो है वो शिर्क को आइडेंटिफाई करने की बातचीत नहीं की। हालांकि जो है वो बहरहाल शिर्क से एक बड़ा मार्का होने वाला था, मगर ये सारी बातें नहीं की। अल्लाह ने पहली आयत में ये कहा है इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, यानी एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ो, खल्क की जो है वो तखलीक तखलीक को पढ़ो। फिर इसके बाद जो है वो आगे जो दूसरे अल्लाह ने जो है वो हुक्म दिए हैं उसमें पांचवी आयत ये थी कि पहली वही की पांचवी आयत कि अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, मैंने आपको जो है वो कलम से सिखाया। तो इस कलम के अंदर बहुत बरकत होती है, तो आप ज़रूर इसके नोट्स बनाइए। ज़ाहिर बात है अब कलम की शक्ल आज शायद आपका कीपैड हो गया या बहरहाल जो है वो आपका लैपटॉप हो गया, तो उसके ऊपर आप ज़रूर कोई नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो आप माशाल्लाह जो है वो आपके सारे किरदार उसके अंदर सारी जो है वो एनर्जी जो है वो फाल हो जाएगी, और बहरहाल थकन वगैरह जो भी होगी फिर भी आपकी उसके अंदर काफी जो है वो ग्रिप हो जाएगी एज कम्पेयर टू खाली आप सुनते रहिए।
जी ज़रूर बनाइए, और कोई भी मुझे को आपको दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके साथ हाजिर हूँ। जब तक इंशाल्लाह आप पास हो जाते हैं, फिर आगे भी ज़िंदगी में आपको जो है वो अल्लाह मज़ीद तरक्की दे। ना ज़रूरत पड़े मेरी तो बहुत अच्छा, मगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप हमेशा मेरे मेरे साथ मेरे दिल में हैं। किसी और का कोई सवाल? अच्छा, ये शेड्यूल के क्लास का पूछ रहा है ताहिर साहब। ताहिर साहब, ये है कि हमारी हफ्ते में 3 क्लासें हैं, और ये 3 क्लासों में मतलब 3 क्लासें कॉर्पोरेट लॉ की हैं और 3 क्लासें जो है वो एडवांस टैक्स की हैं। फिर इसके ऊपर ये होता है कि बाज़ औक़ात कोई छुट्टी वुट्टी आ जाती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे शायद कभी मुझे कोई काम होता है, शायद कोई ऐसी बारिशों वगैरह की सूरत हाल हो गई, तो फिर बाज़ औक़ात जो है वो उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास बाद में हो जाती है। तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि हर हफ्ते जो है वो कम से कम हमारी 3 क्लासें तो हो ही हो। तो आप अपने आप को अलर्ट रखिएगा, नॉर्मली ये एक सेट पैटर्न पे होंगी, यानी कि वो हर हफ्ते में एक फिक्स डे पे होती रहेंगी, मगर कभी कभी आगे पीछे भी हो जाती हैं। बेर एक जो है वो आप अभी ले लें। डायरेक्ट आप अभी ले लें अपना अनीक, आपके पास 1 ईयर की फ्री अपडेशंस होती हैं उसके अंदर। फ्री अपडेशंस का मतलब ये है कि जो भी उसमें अपडेट आती रहेंगी, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा जो है वो फेल हो जाता है जून के अटेम्प्ट में, तो भी इसके बाद भी इसको अपडेशन फ्री मिलेंगे। मजीद ये है कि किसी के अगर जून में अपडेट वो अटेम्प्ट है ही नहीं, वो दिसंबर वाला बच्चा है, तो दिसंबर तक इंशाल्लाह वो अपडेट होती रहेंगी। तो जो भी अपडेट्स आएंगी तो आपको फ्री मिलती रहेंगी, तो आप अभी लेने कोई हर्जी नहीं है। जैन सचवानी जी सर, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड कंपनीज बोला है, एंड लिस्टेड कंपनीज की डेफिनेशन में पब्लिक कंपनीज लिखा हुआ है, तो प्राइवेट कंपनीज विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। जी, प्राइवेट कंपनीज को मना किया जी, बिल्कुल आपने सही कंक्लूड किया, मैंने अभी अपने लेक्चर्स में भी ये कहा था। प्राइवेट कंपनी को कभी भी लिस्टेड कंपनी के तौर पे अलाउ नहीं किया जाएगा, और उसकी एक लॉजिकल रीजन है, वो इंशाल्लाह जब मैं आपको प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो उस वक्त भी मैं आपको ये पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। और किसी का सवाल? चले इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं, आपको बता दिया जाएगा अगली क्लास का, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।